सोचो, एक दिन अचानक पूरी दुनिया बर्फ में जम जाए। लोग अपने ही घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर सिर्फ मौत और खौफनाक ठंड। इस जमी हुई दुनिया में क्या एक लड़का जिंदा रह पाएगा, या वो भी इस बर्फीले खौफ में खो जाएगा? आज के इस मनवा में हम देखेंगे कैसे हमारा हीरो नामुमकिन हालात में भी जिंदा रहने की लड़ाई लड़ता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो होने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते। 28 हफ्ते बाद जब दुनिया में काफी कुछ बदल गया था, इंसानियत बर्फ के चादरों के नीचे दबा हुआ था, एक आदमी जम चुकी जमीन पर कदम रखता है, पीछे निशान छोड़ता हुआ। एक बूढ़ा आदमी जो लगभग जम चुका है उसे देखता है। एक लड़का अपने बैकपैक के साथ गुजरता है। वो अपना मास्क उतारता है और ठंडी हवा में सांस लेता है और कहता है, लगता है अब तक कोई इस जगह नहीं आया, क्योंकि अब खाना और फ्यूल जैसे सुविधाएं रेयर हो गई थी। वो लड़का एक क्लिफ से नीचे देखता है और देखता है कि बर्फ की परतें और गहरी हो गई हैं। उसे लगता है कि ये जगह सेफ होनी चाहिए, पर अचानक जमीन हिलने लगती है। वो मुड़कर कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसे शक होता है कि ये भूकंप है। शायद बर्फीली दुनिया भगवान का तरीका था बताने का कि इंसानी सभ्यता भी बर्फ की परतों जैसी ही नाजुक होती है। फिर वो लड़का सीधा एक आइसी एबिस में गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर गिरा तो जिंदा नहीं बचेगा। वो अपना इक्विपमेंट पकड़ता है और खुद से कहता है, अभी हार नहीं मान सकता। वो अपने आप को बर्फ की दीवार पर सिक्योर करता है और मुश्किल से खुद को संभालता है। उसे लगता है कि वो अभी भी ज्यादा तेजी से गिर रहा है। आखिर में वो एक पुरानी दुकान पर जा टकराता है। जमीन पर पड़े हुए वो मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा हुआ बर्फ में गिरा, अगर ये सॉलिड होती तो मर जाता। जैसे कहते हैं, जो तुम्हें मार नहीं सकता वो तुम्हें और मजबूत बनाता है। आगे देखता है तो उसके चेहरे पर चिंता है, क्योंकि इस फ्रोजन दुनिया में सबसे डरावनी चीज थी एक 3 आंखों वाला जीव। कुछ लोग इसे व्हाइट स्किन बुलाते हैं, जो इंसानों को अपना शिकार समझते हैं। लड़का अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं करता है कि एक व्हाइट आर्मर उसे डरा देता है। वो तुरंत भागता है और सोचता है, मैं अभी भी सेफ नहीं हूँ। एक पैरासाइट बर्फ के स्टेलाटाइल्स पर रहता हुआ सरकता है। जैसे ही व्हाइट आर्मर उस लड़के को पकड़ने वाला होता है, बर्फ के स्टेलाटाइट्स टूट जाते हैं और तीर की तरह उस प्राणी के सर को छेद देते हैं। उसके कुछ करने से पहले ही लड़का सोचता है, क्या ये बस हलचल की वजह से कोलैप्स हुआ? पर फिर कहता है, चाहे जो भी हो, मैं अभी सेफ हूँ। ऊपर से बर्फ गिरने लगती है। लड़का चिल्लाता है, और आ रहे हैं, पर बर्फ सिर्फ आसपास गिरती है। वो बर्फ के नीचे दब जाता है। सांस लेते हुए सुकून से कहता है, मैं बच गया, पर अब वो फंसा हुआ था। पैरासाइट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, उसके हाथ तक जो बर्फ में फंसा हुआ है, और फिर वो पैरासाइट उसके साथ जुड़ जाता है। लड़का अचानक जागता है। उसकी एक आंख का रंग बदल चुका होता है। बर्फ में घुटनों के बल बैठा हुआ पूछता है, ये अभी क्या हुआ? उसकी गर्दन पर एक नीला वेन फैल चुका होता है। चाहे जो भी हो, वो काफी देर से बाहर था। उसे एक चॉकलेट बार दिखता है। वो कहता है, मैं खाली हाथों वापस नहीं जा सकता, जल्दी करनी होगी। एक बड़े फ्रोजन स्ट्रक्चर के बीच में वो सोचता है, ज्यादातर रास्ते अब बर्फ के नीचे दब गए हैं, शायद मुझे टनल्स के जरिए वापस जाना चाहिए। पर उसे पता नहीं कि वो और कितने समय तक ऐसे जी पाएगा, क्योंकि बिल्डिंग्स के अंदर जीना कुछ कम खतरनाक नहीं था। बहुत सारे लोग डिजास्टर के वक्त अंदर ही फंस गए थे। रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे थे और किसी को नहीं पता था अगला पल क्या ले आएगा। आखिरकार हर कोई उस लकीर को पार नहीं कर पाता। वो एक कॉरिडोर के पास जाता है और आसपास ध्यान से देखते हुए नोटिस करता है कि वहाँ कोई पेट्रोल नहीं कर रहा। उसे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। जब वो अपार्टमेंट 409 का दरवाजा नॉक करता है, एक लड़की जिसके बालों में 2 बंस होते हैं दरवाजा खोलती है। जवान लड़का पूछता है, मिंग ने ऐसे दरवाजा क्यों खोला? पर लड़की तुरंत उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसे देखने के लिए बहुत तरस रही थी। वो पूछती है, क्या तुम्हें मेरी याद आई? और लड़का हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने दरवाजा लॉक किया था? इस पर लड़की ड्रामा करते हुए कहती है, क्या एक दरवाजा लॉक करना ज्यादा जरूरी है या अपनी गर्लफ्रेंड? लड़का एक चॉकलेट बार निकालता है और कहता है कि उसने ये उसके लिए ढूंढा है। लड़की हैरान होती है और पूछती है, ये क्या है? फिर समझ जाती है कि ये चॉकलेट बार है। वो अपनी बॉयफ्रेंड को जोर से गले लगा लेती है और चीख कर कहती है,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर थोड़ा पीछे हटकर पूछती है, बस यही लाए हो? जवान लड़का कहता है कि उसने ये चॉकलेट लेने के चक्कर में अपना जान खतरे में डाल दिया। एक मॉन्स्टर ने उसे लगभग खा ही लिया था, तो अब जल्दी खा लो। लेकिन उसके बैकपैक पर नीला खून लगा होता है। लड़की थोड़ा शक करते हुए चॉकलेट तोड़ती है। आग के सामने बैठकर लड़का कहता है कि कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं मिला। वो सोचता है कि क्या जो बीज उसने जमा किए थे उन्हें खा लेना चाहिए, क्योंकि उसने सब बीज उगाने के लिए लगा दिए थे, पर कुछ भी नहीं उगा। अगर अब खा लिए तो अपना फ्यूचर खुद बर्बाद करेगा। वो चेयर पर बेचैन बैठा कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा अगर ऐसा ही रहा। लड़का एक मीट का टुकड़ा उठाता है और कहता है, अगर ये खाना सेफ होता तो लोगों को अपने दुश्मनों को झेलना नहीं पड़ता। वो उस मीट को आग में फेंकता है जो ब्लू फ्लेम में जल उठता है। वो कहता है, ये तो बहुत फ्लेमेबल है, अच्छा फ्यूल बन सकता है। एक टूटी हुई घड़ी को देखकर वो सोचता है, क्या आज वैलेंटाइंस डे है? अपना सर खुजलाता है और सोचता है, क्या मैं भूल गया? फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने लगता है माफी मांगने, लेकिन वो वहां नहीं होती। तभी दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है, वही सिग्नल जो उसने मिंग मिंग के साथ प्लान किया था। वो सोचता है, वो बाहर क्या कर रही है? जल्दी से दरवाजा खोलता है, पर एक बैट सीधा उसके मुंह पर लगता है। वो पीछे उड़ जाता है। एक घुसपैठिया घर के अंदर घुस आता है, हाथ में मिंग को उठाए हुए, और कहता है, मैरी क्रिसमस। सरप्राइज कैसा लगा? लड़का शौक में पूछता है, क्या मिंग मिंग ने सच में लू दलोंग के साथ मुझे धोखा दिया? तब लड़की चीख कर कहती है, तुम तो पहले ही मुझे धोखा दे चुके थे। वो चॉकलेट बार भी झूठ था, तुम फूड स्टॉक कर रहे थे एक बड़ा बैकपैक लेकर। लू दलोंग जमीन पर अपना बैट मारकर कहता है, सॉरी मोह, मुझे तुम्हें पहले ही वार्निंग देनी चाहिए थी। दुनिया खत्म हो गई है, अब सिर्फ ताकत का राज है। कमजोर लोग अपनी औरतें भी नहीं बचा सकते। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ताकत वालों पर भरोसा करो या खुद बोझन बन जाओ। अब जितना भी फूड है मुझे दे दो। लड़का कहता है, मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? पर लू दलोंग उसकी बातों को नहीं मानता और कहता है, अब तुम्हारा काम खत्म। उसका पैर तोड़ देता है, फिर उसके मुंह पर वार करता है। उसका दांत टूट जाता है, फिर उसका हाथ तोड़ देता है। फिर सब कुछ हॉरर सीन जैसे में बदल जाता है। जब तक उसका सांस न रुक जाए उसे मारते हैं। लू दलोंग का एक आदमी पूरा घर छान मारता है, पर कुछ खास नहीं मिलता। लू दलोंग कहता है, और ढंग से ढूंढो। वो चाकू मांगता है और मो के लाश पर छुरी चला देता है। मो सोचता है, जो मैंने सबसे ज्यादा डर किया था वही हो गया। अगर एक और मौका मिलता तो वो इन सब से बदला लेता, क्योंकि वो जीना चाहता था। और उसी मोमेंट में एक एंटिटी उसकी इच्छा पूरी करती है। मो एक ऑफिस में आंख खोलता है, उसका कंप्यूटर चालू है। वो अचानक उठ जाता है, चीखता है, लू दलोंग। सोचता है, अभी तो मैं मर गया था, पर अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 28 घंटे बचे हैं जब तक दुनिया दोबारा बर्फ में ना जम जाए। बाहर सड़कों पर वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस फुल फोर्स में लगी है। मैनहट्टन के इलाइट्स पार्टी कर रहे हैं और ब्रुकलिन के गैंग्स अंदर ही अंदर डील्स कर रहे हैं। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, सिर्फ उसे, क्योंकि वो टाइम के पीछे लौट आया है। लोग आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स देखकर हैरान है, लेकिन लड़का जानता है ये सिर्फ शुरुआत है। अपनी फोन की तरफ देखता है, सोचता है, इस वक्त मुझे सिर्फ मिंग मिंग ही कॉल कर सकती है। वो याद करता है उसने उसे कमजोर कहा था। सोचता है, मैं कभी उसकी असली सोच नहीं समझ पाया, उसने मुझे इस तरह धोखा दिया। फिर फैसला करता है अब वो उस लड़की को अपनी जिंदगी से काट देगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है। वो लड़की पूछती है क्या वो अभी भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि आज रात की ऑरोरा बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज हो गया है, इसीलिए थोड़े पैसे भेज दे। लेकिन मुंह उसे सीधा कह देता है कि अब वो दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं और उससे कहता है कि आज के बाद दोबारा कभी फोन ना करे। लड़की शॉक्ड रह जाती है, लेकिन मो बिना कुछ फील किए उसका कांटेक्ट डिलीट कर देता है। चलते हुए मो सोचता है कि अब उसके पास दूसरा मौका है, तो जिस लड़की की वजह से उसकी पहली जिंदगी चली गई वो भी अब बाकी सबके साथ फ्रीज हो जाए। ब्रुकलिन के ब्रिज पर टाइम होता है 11:58 PM। मो कहता है कि इस बार वो प्रॉपरली तैयारी करेगा। उसके पहले जन्म में जब दुनिया फ्रीज हुई थी तो अगले 24 घंटों में टेम्परेचर 0 तक गिर गया था। उसके पास टोटल 28 आवर्स थे, जो थ्योरी में ज्यादा लगते थे, लेकिन रियलिटी में लोगों का पैनिक और केओस सब कुछ बर्बाद कर देता है। इस बार उसे जितना हो सके रिसोर्सेस 1 घंटे के अंदर इकट्ठा करना होगा। सिर्फ डेली जरूरत का सामान नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए इक्विपमेंट भी चाहिए होगा। उसका प्लान था कि उसे
किसी तरह से एक पिस्तौल मिल जाए। पुलिस ऑफिसर्स उसे देखते हैं और कहते हैं कि रात के इस वक्त वो सस्पिशियस लग रहा है, इसीलिए मिलकर उसे पकड़ना चाहिए। एक ऑफिसर कार से निकलता है और मो को रुकने के लिए कहता है, उस पर गन पॉइंट करता है और कहता है हाथ ऊपर करे। उसका पार्टनर रेडियो पर बोलता है कि 4th एवेन्यू पर एक सस्पेक्ट है। ऑफिसर पूछता है कि मो के हाथ में क्या है। वो कहता है कि बस फोन है। तभी काउंटडाउन 0 पे आ जाता है। मो सोचता है कि उसके पास टाइम नहीं है ऐसे पिग जैसे कॉप्स के साथ उलझे। वो दुआ करता है कि बस उसे छोड़ दिया जाए। ऑफिसर वार्निंग देता है कि ऐसे टाइम में बिना अलर्ट के घूमना गलत है। पार्टनर उसके बैकपैक के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उसे दे दे। मो कहता है कि ऑफिस का सामान है। एक ब्लू नोटबुक निकालता है, लेकिन पैनिक में ऑफिसर चिल्लाता है कि ये वेपन है और गोली चला देता है। बुलेट मो की तरफ आ रही होती है। मो सोचता है कि अब उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तुरंत वो सोचता है नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। तब उसकी आंखें इलेक्ट्रिक ब्लू चमकने लगती है। एक ऑरा उसके चारों तरफ आ जाती है। जब बुलेट पास आती है तो मो देखता है कि उसका ट्रेजेक्टरी क्या है। उसे लगता है कि टाइम स्लो हो गया है। वो अपना सर थोड़ा मोड़ कर बुलेट डॉज कर लेता है। ये कोई इल्यूजन नहीं था। वो कॉप पर गुस्सा करता है कि बिना वजह उसे शूट किया। फिर वो इतनी स्पीड से कॉप की तरफ दौड़ता है कि उसके पीछे ट्रेल्स बन जाते हैं। एक पंच से ऑफिसर का जॉ तोड़ देता है। खून के साथ वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरा ऑफिसर डर जाता है, शॉक में पीछे देखता है और देखता है कि उसका पार्टनर टोटली बर्बाद हो चुका है। डर के मारे वो भी गिर जाता है। गन मो पर पॉइंट करता है और चीखता है कि तू क्या चीज है। मो कामली उसके पास जाके कहता है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। और फिर एक जोर की चीख ब्रुकलिन की सड़कों में गूंजती है। इंसिडेंट के बाद मोटे ऑफिसर रेडियो पर रिपोर्ट करता है कि एक ऑफिसर डाउन है और सस्पेक्ट फायर आर्म के साथ भाग गया है। स्टेशन से रिस्पांस मांगता है। आगे उसके सामने एक नीला ग्लो ट्रेल छूट जाता है। वो बोलता है कि उसका दिन कितना बैड लक से भरा हुआ है। मुंह दौड़ता हुआ वापस अपार्टमेंट 409 पहुंचता है। फ्लोर पे गिर जाता है। एनर्जी उसके पीछे डिसिपेट हो जाती है। जमीन पे लेटकर वो गहरी सांस ले रहा होता है। शॉक्ड होता है कि ये सब सच में हुआ या सपना था। फिर वो गन उठाता है और डिसाइड करता है कि एक और टेस्ट करेगा। क्या वो फिर से वो कर सकता है? वो मिरर की तरफ पिस्टल पॉइंट करता है और फायर करता है। उसकी आइस पावर एक्टिवेट होती है। उसकी एक आंख स्टाइल में आइस से कवर हो जाती है। मो आगे बढ़ता है और बुलेट को हाथ में पकड़ लेता है। वो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरा सुपर पावर है? अपने कंधे पे देखता है जो आइस से कवर्ड है। सोचता है ग्लोबल फ्रीज तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो ये कैसे हो रहा है? शायद बुलेट के साथ मूव करने की वजह से, जैसे कोई सुपरसोनिक जेट। शायद ये एबिलिटी स्पीड को इफेक्ट करती है। पेपर से शायद ये कुछ खास ना लगे, लेकिन अपोकलिप्स के नॉलेज के साथ वो सबसे एक कदम आगे है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। मो देखता है कि एक बूढ़ी औरत मिस फैंग दरवाजे पे है। वो मो से पूछती है कि वो गनशॉट क्या था। मो बोलता है कि टीवी से आवाज आई थी, रिमोट टूट गया था। माफी मांगता है। औरत उसे याद दिलाती है कि सुपरमार्केट में क्या हुआ था। सड़कें सेफ नहीं है, ध्यान रखे। मो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो कहती है कि नौजवान लोगों को अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। दरवाजा बंद कर देती है। मो वापस अपने रिसोर्स कलेक्शन पर ध्यान देता है। उसे याद आता है कि वो सुपरमार्केट जिसका जिक्र आंटी ने किया था, शायद वही जगह सब कुछ स्टॉक करने के लिए बेस्ट है। एक सिक्योरिटी कैमरा सेल्फ रिकॉर्ड करता है जिसमें सिर्फ मो दिखाई देता है, लेकिन एक सेकंड में वो ब्लर हो जाता है। कैशियर लड़की यॉर्निंग कर रही होती है और नोटिस नहीं कर पाती। तभी उसके स्क्रीन पर एक बड़ा रिसीट आ जाता है। उसमें लिखा होता है, डर मत, घर जा और सेफ रह। लड़की सोचती है, ये क्या हो रहा है? पहले लूट लिए गए और फिर ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तभी दो आदमी स्टोर में घुसते हैं, जिसमें से एक के हाथ में पिस्टल होता है। लड़की थक के सिग्नल लेती है, सोचती है आजकल क्या हो रहा है। तभी आदमी उसकी तरफ पिस्टल पॉइंट करता है और कहता है, सॉरी, ये रॉबरी है, कैश रजिस्टर का पैसा दे दो। उसने उसे बोला, जल्दी करो। जब एक आईसी और स्टोर की तरफ बढ़ने लगी, बंदूक ठंड से जम गई और फिर पूरा स्टोर बर्फ से ढक गया। एक पैर अंदर आया। एक चोर ने पूछा कि अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई। उसके पार्टनर ने कहा, दरवाजे की तरफ देखो। जैसे ही उसने देखा, एक लंबा पतला व्हाइट आर्मर सामने खड़ा था। चोर चिल्लाया, ये क्या है? कौन सा मॉन्स्टर है ये? उसका पार्टनर तुरंत गोलियां चलाने लगा, लेकिन गोलियां उसके नीले खून के आसपास घूम गई। चोर चिल्लाया, हम इसे मार नहीं सकते। फिर से गोलियां चलाई। मॉन्स्टर ने उसका चेहरा पकड़ा और बोला, तुम्हारा चेहरा अजीब है। फिर धीरे से उसका चेहरा छील दिया। चेहरा निकलते ही बोला,
तुम्हारा टेस्ट खराब है। कैशियर ने फोन उठाया। सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो में मॉन्स्टर को चोर को खाते दिखाया गया। पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे अपने फोन्स पर। उनमें से एक बोला, ये फॉर्मेट आजकल पॉपुलर है। तभी स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आया। सब सोचने लगे, क्या ये कोई गवर्नमेंट इमरजेंसी अलर्ट है। अचानक से पूरे शहर में अलार्म्स बजने लगे। मो ने अपना दरवाजा खोला। अनाउंसमेंट हो रहा था, ये मैसेज डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी फॉर दी होमलेस से है। मो हैरान था कि ये इतनी जल्दी शुरू हो गया। शहर में एक अजीब कोल्ड वेव आ गई थी। हर किसी को दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को बोला गया। ब्रुकलिन पहला एरिया था जो इससे सफर करेगा। 1 घंटा 9 मिनट हो चुके थे जब ये स्टार्ट हुआ। बिल्डिंग 58 के एक अपार्टमेंट में अलर्ट रिपीट हो रहा था। पुलिस ऑफिसर जो बोला, अगर ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो बात सीरियस है। एक लड़की फोन पे अलार्म देखते हुए सिगरेट पी रही थी और मो स्क्रू ड्राइवर से काम कर रहा था। लू दलोंग ने अपने लाइटर जलाया और बोला, बोलेगा या नहीं। वो आदमी खून से लथपथ था। बोला, मुझे कुछ नहीं पता। लू दलोंग ने अपना फोन निकाला और बोला, पहचाना? इस फोटो में क्या है? उस आदमी ने रो रो कर कहा, मुझे तब नहीं पता था। पर लू दलोंग ने उसका हाथ पकड़ के उसके चासा दिया। उसने गिना 1 से 5 तक। बॉक्स में 6 कटे हुए उंगलियां थी। एक आदमी ने पूछा, इसका क्या करें? लू दलोंग बोला, लस्ट का गुनाह सिर्फ आग से साफ होता है, इसे बॉयलर में डाल दो। उन्होंने उस आदमी को बॉयलर में डाल दिया और सील कर दिया। एक ने बोला, बॉयलर पुराना है, फट सकता है। दूसरा बोला, चुप हो जाओ और काम करो। तभी बॉयलर के पास वाले ने कुछ अजीब महसूस किया। जोर का ब्लास्ट हुआ। उसका फ्रेंड उसका हाथ पकड़कर चिल्ला रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मो का स्क्रू ड्राइवर रुक गया। मो बोला, प्लांट कल्टीवेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट है। उसके पास कुछ सप्लाईज थी तो वो काफी दिनों तक सरवाइव कर सकता था, पर उसका फाइनल गोल एक सेल्फ सस्टेनिंग सर्वाइवल चेंबर बनाना था। उसने फोन उठाया, नोट किया कि फ्रीज होने का प्रोसेस 1 घंटा हो चुका है। टाइम कम था, अब स्पीड बढ़ानी थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मो ने सोचा, ये फीलिंग इतनी फेमिलियर क्यों है। उसने दरवाजा खोला। ऑफिसर जो खड़ा था बोला, माफी चाहते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। मो ने पूछा, ओल्ड जो, क्या हुआ? जो बोला, टेम्परेचर सडनली गिर गया है और हीटिंग सिस्टम खराब हो गया है, बस सबको अलर्ट कर रहे हैं। मो को याद आया कि लास्ट वीक भी यही इशू आया था, तब रिपेयर टाइम पे नहीं हुआ था। इस बार गलती नहीं कर सकता। उसने बोला, मैं चेक कर लेता हूँ। उसने दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। ऑफिसर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मो ने कहा, बॉयलर रूम तो यहाँ होना चाहिए। जो बोला, बॉयलर रूम तो बेसमेंट में है। मो सोचने लगा, मिस फैंग ने बोला था कि ये इलीगल बॉयलर रूम ऊपर होना चाहिए। क्या मुझे मेमोरी लॉस हो रहा है? बेसमेंट में जाके जो ने बोला, यहाँ तो बहुत ठंड है। मो ने देखा कि धुआं कुछ अलग लग रहा था, जैसे ठंडी हवा हो। मो ने बॉयलर को ठीक किया, बोला, अब सही होना चाहिए। तब उसके हाथ पे ब्लू लिक्विड आया। उसने पूछा, ये क्या है? व्हाइट आर्मर मॉन्स्टर्स पीछे से आए और उसका सर उड़ा दिया। वो चिल्लाए, फिंगर्स, वो वापस ग्रो हो रही है। मो सोचने लगा, ये व्हाइट आर्मर कैसे हो सकता है? जो शॉक में था, हिल भी नहीं पाया। व्हाइट आर्मर जो पर हमला करने ही वाला था। मो ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और तेजी से जो के सामने आया, उसे नीचे गिरा दिया और अटैक से बचा लिया। फिर मो दौड़ गया और बोला, ओल्ड जो का सर बच ही गया। दरवाजा खुला था। मो भागा, लेकिन व्हाइट आर्मर बिल्कुल उसके पीछे था, मुंह खोल के। मो सोच रहा था, ये मेरी स्पीड के साथ कैचअप कैसे कर सकता है? फिर सोचा, क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं जो को उठा के ले जा रहा हूँ? मो ने जो को उठाया, मन में माफी मांगी और बोला, सॉरी भाई, मैं तुझे फेंकने वाला हूँ। उसने जो को पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ फेंक दिया। जो हवा में उड़ता गया, चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? और बाहर गिरते ही बेहोश हो गया। मो ने व्हाइट आर्मर की तरफ देखा, लेकिन मॉन्स्टर ने अपने सर से अटैक किया। मो ने मुश्किल से बचकर सांस ली। व्हाइट आर्मर बार बार फिंगर्स फिंगर्स बोल रहा था। मो सोचने लगा, क्या इसका कोई कनेक्शन है ओल्ड जो से? वो समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी एबिलिटी कैसे काम करती है। उसे याद आया, जब उसने ओल्ड जो को उठाया था उसकी स्पीड कम हो गई थी, लेकिन जब उसने उसे फेंक दिया तो कुछ अजीब एनर्जी एक्टिवेट हुई थी। शायद कोई लिंक था उनके बीच। मो ने जमीन पर पड़े पत्थर देखे, तब उसे फाइनली समझ आया कि उसकी कंडीशन क्या थी। पिछली जिंदगी में इंसान व्हाइट आर्मर्स के सामने कुछ नहीं थे, सिर्फ भाग सकते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब वो शिकार नहीं, शिकारी था। मो ने एक पत्थर उठाया। इस बार वो भाग नहीं रहा था। उसने बेसबॉल थ्रो वाली स्टांस ली।
एनर्जी को पत्थर में चार्ज किया और पूरी ताकत से मॉन्स्टर की तरफ फेंका। मो का अंदाजा सही था, उसकी एबिलिटी सिर्फ तब काम करती थी जब टारगेट उसकी एनर्जी से कंटेमिनेटेड होता था। जब काइनेटिक एक्सीलरेशन लगता तो एनर्जी इतनी एम्पलीफाई होती कि एक छोटी सी स्टोन भी रेल गन बन जाती। खून जमीन पर गिरा, मो की आंख से निकल रहा था। उसने देखा कि उसका खून नीला है। वो घबराया, ये क्या हो रहा है? जमीन पर गिर गया, खून उल्टी करता हुआ बेहोश हो गया। उसका आखिरी ख्याल था कितनी ठंड है। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया, लेकिन उसकी आंखों के बंद होने से पहले ओल्ड जो उसके पास आया। उसने मुंह को उठाया। लिन, आंखें खोलो। जो के घर के अंदर उसकी वाइफ बोली, हवा बहुत तेज है, इस हालात में इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। एक लड़का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जो चिल्लाया, हवा रोको, हीटिंग ऑन करो। उसकी वाइफ घबराई, बोली, लड़के का चेहरा देखो, जैसे वो जहर से भर गया हो। सब चिल्लाएं, सोना मत, जागते रहो। ऑफिसर ने मिसेस फैंग को ढूंढ लिया और लिन मो के बारे में बताना चाहा, लेकिन वो गुस्से में बोली, चुप रहो, शियाओ को ढूंढो। जो ने अप्रोच किया, लेकिन उसने कहा, लिन मो को यहीं छोड़ दो। जो बोला, लड़का ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, स्टेयर्स चेक करो, सब कुछ बिखर गया है। और फिर बोली, उसका बॉडी टेम्परेचर इतना लो होने के बाद भी वो जिंदा है, क्या ये कोई क्रायोजेनिक पर्सन है? डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड करनी शुरू की। मेल पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ पॉइजनिंग, जो अभी कोमा में है। बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस, पल्स और नर्व रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है। उसने फोन बंद किया, बोला, ये अनबिलीवेबल है। ब्लड सेपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, एनालिसिस में टाइम लगेगा। उसे पेशेंट के सरफेस फीचर्स ऑब्जर्व करने थे। मुंह के शरीर पे कुछ निशान थे। दूर से देखने पर वेन्स लग रहे थे, लेकिन नजदीक जाने पर लगता था जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो। तभी अचानक लिन मो ने आंखें खोल दी। डॉक्टर बोली, तुम फाइनली उठ गए? मो होश में आने की कोशिश कर रहा था, कंफ्यूज था, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? डॉक्टर ने बोला, ज्यादा इधर उधर मत घूमो, जैसे बिना सर के चिकन। जब लिन मो जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन थी, शियाओ ने एक सिगरेट जलाई और कहा कि वो एक अनलाइसेंस्ड डॉक्टर है और कुछ वजहों से अपनी असली नाम नहीं बता सकती, पर लिन मो उसे डॉक्टर जो बुला सकता है। फिर उसने पूछा कि उस हाल में कैसे पहुंच गया, क्योंकि ऑनेस्टली उसने कभी ये सिम्टम्स देखे ही नहीं थे। उसे ये भी जानना था कि बेसमेंट में क्या हुआ था, क्योंकि वो लिन मो में काफी इंटरेस्टेड थी। ब्रुकलिन का टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जबकि दुनिया का लोएस्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का रिकॉर्ड 13.7 डिग्री सेल्सियस था। इंसान का बॉडी 0 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता था, लेकिन ज्यादा एक्सपोजर टिश्यूज को फ्रीज कर देते हैं और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 32 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर हाइपोथर्मिया कॉज करता है और इंसान -29 डिग्री सेल्सियस या 13.7 डिग्री सेल्सियस से नीचे सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद डॉक्टर जो ने थर्मोमीटर मो के मुंह से निकाला और उससे कहा कि अपना बॉडी टेम्परेचर देख ले। वो सिर्फ 11.5 डिग्री सेल्सियस था। ये एक चमत्कार था कि वो अभी भी जिंदा था। लिन मो सिर्फ ये सोच रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या उसकी एबिलिटी की वजह से? पर उसके पास इस पे सोचने का वक्त नहीं था, उसको अपना प्लान जल्दी कंप्लीट करना था। डॉक्टर जो मुस्कुराई और कहा कि वो समझ गई। फिर लिन मो जमीन पर गिर गया, पानी पे स्लिप हो गया और उसका सर लग गया। जो गुस्से से पलटी और कहा कि उसने लिन मो को बोला था कि वो मूव ना करे क्योंकि उसका बॉडी वीक था, पर असली दिक्कत कुछ और थी। डॉक्टर जो ने फाइनली समझ लिया था कि लिन मो को प्रॉब्लम क्या हो रही थी। उसने डायरेक्टली पूछा कि क्या उसके पास कोई सुपर पावर है। ये सुनकर लड़का शॉक हो गया कि उसे कैसे पता चला, पर लिन मो के पास टाइम वेस्ट करने का नहीं था। उसने मजाक उड़ाने की कोशिश की और बोला, ये कैसा जोक है? पर डॉक्टर जो ने समझाया कि एक डॉक्टर होने के नाते वो उसको ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे ही लिन मो ये सोच रहा था कि जब तक उसकी एबिलिटी एक्टिवेट है, वो अगर फिर से चढ़ाई भी करे तो फास्ट होगा, तभी नीचे नीला ब्लड टपकने लगा। डॉक्टर जो चिंता से पूछी, क्या तुम ठीक हो? उसने ब्लड कफ किया और रियलाइज किया कि अब उसकी एक्सीलरेशन एबिलिटी काम नहीं कर रही थी और पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उसको पता था कि अब क्या होने वाला है। वहीं लुओ दालोंग एक दरवाजे की तरफ बढ़ा और बोला कि डॉक्टर जो से मिलने के बाद सबको जरा तमीज से रहना पड़ेगा। फिर वो अपार्टमेंट 509 के सामने रुक गया। अंदर जो और लिन मो थे। लिन मो एकदम से डर गया कि अब क्या होने वाला है, पर डॉक्टर जो ने कहा, उठो, चलना पड़ेगा। उसने लिन मो का हाथ मांगा। लिन स्ट्रेचर पे उठा और पूछा, क्या दिक्कत है? पर डॉक्टर जो ने कहा कि वापस लेट जा, कोई सवाल नहीं, सिर्फ सुनो। लिन मो को समझना था कि ये सब इतना अचानक क्यों हो रहा है। डॉक्टर जो ने उससे कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे एग्जैक्टली वही करना होगा जो वो कह रही थी।
कोई मूवमेंट नहीं, बस रुक जाओ। फिर उसने बटन प्रेस करके दरवाजा खोला। लू दलोंग अंदर आया। इंट्रूजन के लिए माफी मांगते हुए डॉक्टर जो ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? लू दलोंग बोला कि वो सिर्फ एक क्विक चैट के लिए आया है। डॉक्टर जो ने उसे अंदर आने दिया। जो ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? गैंगस्टर ने समझाया कि उसने सुना था कि अपार्टमेंट 409 का रेसिडेंट ट्रीटमेंट ले रहा था और उसे उससे कुछ डिस्कस करना था। जो ने जवाब दिया, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो जहर से मर चुका है। लू दलोंग बस एक गहरी सांस लेकर बोला, दुख की बात है। लिन मो ने तुरंत लू दलोंग की आवाज पहचान ली। वो हैरान था कि लू दलोंग यहाँ क्यों आ गया, जबकि पिछले जन्म में वो पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। अगर वो अपनी एक्सेलरेशन एबिलिटी यूज कर सकता तो लू दलोंग की जान ले सकता है। लू दलोंग को कुछ अजीब लगा। वो पलटा और बोला, डॉक्टर जो इतने दिन से मेहनत कर रही थी, पर मैंने पेशेंट को पलके झपकाते हुए देखा। उसने कंफर्म करना चाहा कि पेशेंट जिंदा नहीं था और डॉक्टर जो से पूछा कि क्या वो चेक करने में मदद करे। डॉक्टर जो ने शांत से जवाब दिया, मैंने तुम्हें सच बताया है। लू दलोंग ने अपना लाइटर का इग्निशन दबाया और बोला, डॉक्टर ने मेरे भाइयों को सड़क पे बचाया है और इसका कोई रिपेमेंट नहीं हो सकता, पर ये मेरी गलती थी और डॉक्टर जो को परेशान नहीं होना चाहिए। पर वो ये नहीं भूले कि क्लिनिक का ध्यान कौन रख रहा है। उसे जल्दी कोई जवाब देना होगा। लू दलोंग अपार्टमेंट से बाहर निकल गया, कहते हुए कि वो सोच ले। जू ने एक बड़ी सांस ली और बोला, बकवास। पर उसने लिन मो से कहा, उठ जाओ। लू दलोंग जा चुका है। उसने सोचा कि लिन मो के मन में बहुत सवाल होंगे। लिन मो सोचता है, लू दलोंग इस बार मेरी जान क्यों लेना चाहता है, जबकि पिछले जन्म में उसके पास एक वजह थी और जो मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। पर सबसे पहले उसने डॉक्टर जो से पूछा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? डॉक्टर हैरान हुई, ये तुम्हारा पहला सवाल होगा। ब्रुकलिन का टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच चुका था। लू दलोंग के एक हेंचमैन ने कहा, जब मैं छोटा था मैंने अपने पिता को फर्नांस का ध्यान रखते देखा था और मुझे लगा मैं उनके जैसा लूजर नहीं बन सकता, पर अब मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उसका दोस्त बोला, ये सिर्फ बाहर का बिगड़ा मौसम है, तू अपने पिता के बारे में इतना न सोच। लू दलोंग ने पूछा, तुम्हें लगता है कि सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा? सबॉर्डिनेट ने माफी मांगी, पर आदमी बोला, पहले सरकारी मैसेजेस हर 20 मिनट ब्रॉडकास्ट होते थे, अब तो इंटरनेट भी बंद हो गया है, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। ये अचानक आई ठंड शायद इंसानियत के लिए भगवान का दंड है। जो बंधा था चिल्लाया, पर भगवान एक गुनहगार को दंड क्यों नहीं देते? लू दलोंग आगे बढ़ा और बोला, मैं सिर्फ ये अपार्टमेंट संभाल रहा हूँ, बस यही देखना है कि जो ऑर्डर मैंने बनाया है वो सही से चल रही है या नहीं। ऑफिसर ने गुस्से से बोला, तूने सबको बाहर भेज दिया सिर्फ अपने सप्लाईज लाने के लिए, वरना उनका हीटिंग बंद कर देगा। गैंगस्टर ने कहा, ये फेयर नहीं है क्या? ये तो एक इक्विवेलेंट एक्सचेंज है। जो ने बस एक ठंडी नजर डाली और बोला, तू एक पैरासाइट है। लू दलोंग पलटा और बोला, शेम की बात है कि लिन हमारे साथ नहीं है, वरना वो किसी और के जाने का फायदा उठा सकता। ओल्ड जो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि लिन मो मर गया। वहीं डॉक्टर जो मो से कहती है कि क्या तुम तैयार हो गए? एक बार तैयार होने के बाद इधर आ जाना। लिन मो रेडी हो रहा होता है और कहता है, तुम्हें थोड़ी देर और वेट करनी होगी। उसे कपड़े पहनते हुए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि वो काफी वीक हो चुका था। फिर वो रेडी होकर बाहर आता है और कहता है, बताओ क्या बात करनी है? जो कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने देर तक अनकॉन्शियस रहे थे? लिन मो बहुत कैजुअली बोलता है कि शायद 6 घंटे, लेकिन डॉक्टर जो उसे बताती है कि तुम 6 दिन तक बेहोश रहे थे। आज जुलाई 21 है। लिन मो बहुत ही हैरान हो जाता है। डॉक्टर जो बताती है कि 6 दिन में काफी कुछ हो चुका है। लू दलोंग अब पूरे हीटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो रेसिडेंट्स को सप्लाईज के एक्सचेंज में हीटिंग का यूज करने का राइट देता है, वरना वो फिर उनके हीटिंग को कट कर देता है। वो बहुत से लोगों को बाहर भेज रहा है उसके लिए सप्लाईज ढूंढ कर लाने के लिए, और अब बाहर जाना काफी मुश्किल हो चुका है। ये ऐसा है जैसे तुम सुसाइड कर रहे हो, और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो ये सोच कर जा रहे हैं कि वो ऐसे भी मर जाएंगे। लुओ दलोंग के बारे में सुनने के बाद और अपने पास्ट को याद करते हुए लिन मो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे गाली देने लगता है। फिर वो डॉक्टर जो से एक डिटर्मिनेशन के साथ पूछता है कि क्या मेरे बॉडी को रिकवर करने का कोई रास्ता है। तभी डॉक्टर जो एक इविल स्माइल देती है और कहती है, बिल्कुल एक रास्ता तो है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पर बताऊंगी, क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड क्लिनिक चलाती हूँ, कोई चैरिटी वर्क नहीं करती। फिर वो पूछती है, तो बताओ क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट होगा? लिन मो उससे पूछता है,
तो फिर कंडीशन क्या है? जब तक मैं ये कर पाऊंगा मैं करूंगा। फिर डॉक्टर जो उसे बताती है बहुत बढ़िया, और फिर अचानक उसके पास खड़ी हो जाती है और उसका फेस पकड़ कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा रिसर्च सब्जेक्ट बन जाओ ताकि मैं तुम्हें स्टडी कर पाऊँ। और चिंता मत करो, मेरी रिसर्च जान को खतरा देने वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तुम में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। लिन मो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, बिल्कुल ये डील रहा। फिर डॉक्टर जो बताती है कि तुम्हारे ब्लड में एक स्पेशल सब्सटेंस है, लेकिन मैंने अब तक ये फिगर आउट नहीं कर पाया है कि वो क्या है। लेकिन एक बात जो सर्टेन है वो इस सब्सटेंस की ये है कि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो तुम्हें थर्मल रेडिएशन को कन्वर्ट करके ह्यूमन बॉडी को यूजेबल बनाने में हेल्प करता है। फिर डॉक्टर ने समझाया, तुम्हारे ब्लड में एक स्पेशल सब्सटेंस है, पर मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये क्या है। ये थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और थर्मल एनर्जी को पूरे बॉडी के लिए यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पर अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करे तो बॉडी ठंडी हो जाती है। सिंपल शब्दों में, तेरा बॉडी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तू सिर्फ भूखा है। लिन मो ने पूछा, क्या सिर्फ खाने से मैं रिकवरी कर जाऊंगा? डॉक्टर ने कहा, हाँ, पर तुझे ज्यादा खाना पड़ेगा, मेरे पास इतना खाना नहीं है। लिन मो बोला, टेंशन मत लो, मैं फिगर आउट कर लूंगा। फिर इमरजेंसी स्टेयर्स से अपने अपार्टमेंट की तरफ गया। सोच रहा था कि उसने एडवांस प्लानिंग की थी, सुपरमार्केट से सप्लाईज लाने का प्लान था। स्टेल्थ मोड में चलता रहा, लू दोलोंग के हेंचमैन से बचते हुए। अगर सेफ घर पहुंच गया तो एक छोटी सी जीत होगी। अपार्टमेंट 409 का दरवाजा खुला और अपनी की का बटन दबाया और देखा कि अंदर सब कुछ फ्रीज हो चुका था। लिन मो ने सोचा, क्या उन्होंने मेरे रूम की हीटिंग बंद कर दी? कोई भी ऐसे फ्रीज होकर मर सकता है। लू दोलोंग की वजह से उसका रूम एक इग्लू बन चुका था। फिर उसने एक बॉक्स खोला और बोला, ये सबसे हाई कैलोरी फूड है। अंदर स्टैक्ड चॉकलेट्स बार थे। उसने मिंग मिंग को याद किया और सोचा, अगली बार ब्रांड बदलना पड़ेगा। फिर चॉकलेट बार को जोर से बाइट किया, पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लगता था कि वो डोज काफी नहीं था, तो उसने डोज बढ़ाया। चॉकलेट नॉन स्टॉप खाना शुरू कर दिया। उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सी हीट जनरेट हो रही थी। वो एक बुरा फीलिंग था, जैसे वो कंट्रोल लूज करने वाला था। तभी एक हेंचमैन ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और बोला, ये अनलॉक्ड क्यों है? बॉस तो सोच रहा था कि अगर दरवाजा ना खुले तो आदमी की फिंगर्स काटकर फोर्सफुली ओपन करेंगे, पर आज तो दरवाजा खुद से ही खुल गया और अंदर बहुत सारी सप्लाईज थी। लिन मो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी लास्ट चॉकलेट खा रहा था। हेंचमैन ने अपने हथियार रेडी किए और पूछा, तू कौन है और दरवाजा कैसे खुला? दूसरी तरफ जो अपनी लैब में बैठी थी, फाइनल सिमुलेशन रिपोर्ट को देखते हुए वो जानना चाहती थी कि लिन मो के बॉडी में एग्जैक्टली क्या है। उसने देखा कि रिवर्सल प्रोसेस न्यूरल एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। अगर ज्यादा ग्लाइसोजन रेप्लेनिश हो जाए तो वो बिल्कुल अलग बन जाता है। तभी एक हेंचमैन चिल्लाया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, जो भी यहाँ है वो हमारा है। लिन मो की पहले वाली नीली एनर्जी अब लाल होने लगी, जैसे वो एक मैडनेस के स्टेट में जा रहा हो। 72 घंटे पहले जो बॉयलर रूम में गई और यहाँ क्या बकवास हो गया, जो रूम 409 को ऐसे बंद कर दिया गया। उसने जमीन पे कुछ अजीब सा बनता देखा और जानना चाहा कि ये क्या था। उसने एक सैंपल कलेक्ट किया और बोला, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर एक कैमरा उस जगह की तरफ पॉइंट किया गया था। जो ने सोचा, मुझे सिक्योरिटी रूम जाना पड़ेगा सच जानने के लिए। तभी एक रिकॉर्डर से अनाउंसमेंट स्टार्ट होती है। एक आदमी कह रहा था, सब रेसिडेंट्स ध्यान दे, सप्लाईज रैशनली डिस्ट्रीब्यूट करें, वेस्ट अवॉइड करने के लिए। लू दोलोंग के हेंचमैन ने जो को जोर से पकड़ा और ये बहुत हैवी लग रहा था, पर उसका दोस्त बोला, बॉस ने जो बोला वो मत भूल, बॉयलर पे नजर रखनी है। फिर गैंगस्टर बोला, सबको हीटिंग के बदले एक छोटी सी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। एक ड्रंक आदमी ने गुस्से से पूछा, ये कोई जोक है? पर उसके साथी ने कहा, पहले वैसा लग रहा था पर अब नहीं। गैंगस्टर ने सबको सीरियसनेस समझाने के लिए हीटिंग स्विच की तरफ चला और बोला, थोड़ी देर के लिए हीटिंग ऑफ कर रहा हूँ रिसोर्सेस बचाने के लिए। और अपनी पागल सी एक्सप्रेशन के साथ उसने हीटिंग सिस्टम शट डाउन कर दिया। प्रेजेंट में लिन मो एकदम से जग गया। सामने एक आदमी था जो पूछ रहा था, क्यों तू नफरत करता है? लड़का एक प्रिजनर के जैसे दिख रहा था। उसने पूछा, मुझे क्या नफरत करनी चाहिए? फिर वो फिगर नाम रिपीट करता है, लू दोलोंग। लिन मो तुरंत बोलता है, ऑब्वियसली मैं उससे नफरत करता हूँ, और एक हेंचमैन का गला पकड़ लेता है अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए। हेंचमैन लाल ऑरा से घिरा हुआ था। तभी लिन मो की आंखें भी वही लाल रंग ले लेती है। वो सोचता है, क्या ह्यूमन फ्लैश और बीफ एक जैसे टेस्ट करते हैं?
और फिर वो आदमी को दूर फेंक देता है। बिना किसी मर्सी दिखाए उसे बिल्डिंग से बाहर फेंकता है। जब आदमी नीचे क्रैश करता है वो लाल एनर्जी से पूरी तरह से जल चुका होता है। बाहर लोग शॉक्ड हैं, एक जला हुआ बॉडी देख रहे थे जो बिल्डिंग के सामने पड़ा है। कोई बोलता है, लगता है चौथी मंजिल से गिरा है। उसके दोस्त ने पूछा, ये अभी क्या हो गया और ये लिन मो कौन है? एक और आदमी लिन मो के एनर्जी देखकर कहने लगा, क्या ये एक रेड अरोरा है? पर तुरंत ही उसने रियलाइज किया कि लिन मो के अगेंस्ट जीतने का कोई चांस नहीं था और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। पर एक हुडेड फिगर मुस्कुराया, जैसे उसने हेंचमैन में लू दलोंग की तस्वीर देखी हो। वो अपनी स्पीड यूज करता है और हेंचमैन के पीछे अपीयर होता है। लड़का उसकी इनक्रेडिबल स्पीड से शॉक्ड हो जाता है। लिन मो उसको प्रोवोक करता है, चल आगे आ। हेंचमैन गुस्से में आया और अटैक किया, पर वो वहां नहीं था। जब उसने फिर से अटैक किया, लिन मो पहले ही उसके पीछे आ चुका था, जैसे लुओ दलोंग की याद आ रही हो। फिर हुडेड फिगर हाथ स्ट्रेच करता है, पावर एक्टिवेट करता है और हेंचमैन की बॉडी को हाफ स्लाइस कर देता है। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है। मिंग मिंग आई और चिल्लाई, लिन मो। लड़का शॉक हो गया उसकी प्रेजेंस देखकर। मिंग ने एक गन उठाई और उस पर एम किया, फिर तुरंत एक डार्ट उसके स्टमक पे शूट किया। लिन मो हैरान था, क्यों? जो शांत से बोली, बस इंसुलिन है। और लिन मो की ऑरा धीरे धीरे फेड होने लगी। जब वो डॉक्टर के आर्म्स में गिरा, डॉक्टर ने समझाया ये एक्सेस हीट तोड़ने के लिए था। पर तभी उसने सामने देखा, सभी प्लांट्स एकदम ब्लूम हो चुके थे। वो शॉक थी, यहाँ क्या हो गया? भूख इंसानी एट्रोसिटीज का कैटलिस्ट है, एक दूसरे को खाने से लेकर वॉर्स तक। ये सब हिस्ट्री में बार बार होता रहा है। पर जब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इंसानी समाज ग्रेजुअली स्टेबल हो गई। भूख कभी उनका साथ नहीं छोड़ी थी, क्योंकि एक जमे हुए दुनिया में खेती करना लगभग नामुमकिन था। हिस्ट्री फिर से दोहराई जाने वाली थी, पर हमेशा एक एक्सेप्शन होती है। लिन मो ने अपना सर प्लांट्स पर रखा और सो गया। जो ने कमेंट किया, वो अभी ज्यादा देर तक जगा नहीं, उसे थोड़ा और सोना पड़ेगा। फिर माफी मांगती है, पर वो समझना चाहती थी कि ये सब क्या था। उसने एक टमाटर उठाया, अपने हाथ में पकड़ा और एक बाइट ली। थोड़ी देर बाद डॉक्टर टेस्ट एनालाइज करने लगी। टेस्ट इतना बुरा नहीं है और क्वांटिटी पूरे बिल्डिंग के लिए काफी नहीं है। दूसरी तरफ स्नो में दो लोग चल रहे थे। एक लड़की का पेट जोर से बोलने लगा, जिससे वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसके साथी ने पूछा, कैसा लग रहा है? क्या ये झेल पाओगी? लड़की सिंपली बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर उसका दोस्त अपना कोट टच करता है और कहता है, मुझे एक चॉकलेट बार याद आया। लड़की पोलाइट बनती है और मना कर देती है, पर आदमी कहता है, ये बार तो मुझे लगा था ये कोट में ही होगा। उसकी वाइफ उसे रोकने के लिए कहती है, मत ढूंढो, तुम्हें याद नहीं? सुबह हमने ये चॉकलेट अपनी बेटी को दिया था। मर्द अपनी पत्नी की तरफ स्टंड होकर मुड़ता है, फिर हंसने लगता है, मुझे तो पूरी तरह से याद ही नहीं था। फिर अपने आप को कमजोर समझने लगता है, मैं बेकार हूँ। तभी एक मैसिव व्हाइट आर्मर क्रिएचर आया और एक पंजा सीधा आदमी के सर पर मार दिया। एक ही स्ट्राइक और उसका चेहरा उड़ गया। उसकी वाइफ एकदम डिस्पेयर में आ गई, क्योंकि जो अभी अभी हुआ वो समझना मुश्किल था। व्हाइट आर्मर क्रिएचर ने उसके हस्बैंड को अपने हाथों से पकड़ा और बाकी बचा हुआ बॉडी खा गया। उसका ब्लड उसके पत्नी के चेहरे पर बिखर गया। मॉन्स्टर बोला, तू तो डिलीशियस लग रही है। और वो लड़की मॉन्स्टर को घूरने लगी, ये क्या चीज है? तभी एक ब्लोंड आदमी चिल्लाया, वहां खड़ी मत रहो, भाग जाओ। लड़की आवाज की तरफ मुड़ती है और भागती है। मॉन्स्टर से बचने के लिए ब्लोंड लड़का चिल्लाया, मेरे पास आओ अगर जीना चाहती हो तो। लड़की मॉन्स्टर से भाग रही थी, पर वो उसको अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने सिर्फ एक बार पीछे देखा, पर स्नो में स्लिप हो गई और जोर से गिर गई। वो जोर से नीचे गिरती है और उठने की कोशिश करती है, जब मॉन्स्टर उसके पीछे भाग रहा होता है। रोते हुए वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है। ब्लोंड एक बोतल उठाता है, उसमें अल्कोहल डालता है, एक रैग लगाता है और लाइटर से इग्नाइट करता है। वो फायर बॉटल सीधा क्रिएचर पे फेंकता है। एक एक्सप्लोजन होता है। मॉन्स्टर पूरी तरह आग में जलने लगता है। वो चिल्लाता है, मुझे गर्मी से नफरत है। और उस लड़की को एक मौका मिलता है भागने का। बिल्डिंग की तरफ भागते हुए उसने सोचा, शायद मॉन्स्टर मुझे फॉलो नहीं कर पा रहा। उसने एक लिफ्ट देखी, सोचा मैं बच सकती हूँ, पर मॉन्स्टर अभी भी उसके पीछे है। वो एकदम शॉक में आ गई। जीने की डेस्परेट कोशिश करती है। रोते हुए लिफ्ट का बटन बार बार दबा रही थी और मॉन्स्टर उसका नाम लेके बुला रही थी। लड़की चिल्लाई, लिफ्ट जल्दी आ जा। पर तभी ब्लोंड लड़का आया, अपनी आंखें बंद करके। लड़की एकदम शॉक हो गई।
लाइट्स फ्लैश होने लगती है। मॉन्स्टर चिल्लाता है, मुझे रोशनी से नफरत है। ब्लोन लड़का हाथ में गिटार उठाता है, अपनी फिंगर्स में पिक पकड़ता है और गिटार बजाने के लिए रेडी होता है। वो गिटार बजाता है, साउंड वेव्स एकदम धमाके की तरह फैलती है। मॉन्स्टर एगोनी में चिल्लाता है, मुझे रॉक से नफरत है, और मॉन्स्टर पेन में तड़पने लगता है। उस लड़की का नाम डोरोथे पेरेस था। उसका बचपन का सपना था डॉक्टर बनना। बड़ी होकर वो एक नर्स बनी, पर दुनिया की हकीकत उसे पसंद नहीं थी। फिर वो मैट से मिली, जो शर्माते हुए अपनी प्लेट से खा रहा था, और वो भी उसके साथ बैठने में एक्साइटेड थी। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी बेटी पैदा होती है, नया अपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। पर ये सब चीज एक सच्चाई को नहीं बदल सकती थी। चाहे दुनिया एकदम फ्रीज हो जाए या क्रिमिनल्स अपार्टमेंट इन्वेड कर ले, वो उस दुख भरी रियलिटी से कभी दूर नहीं जा सकती। पर अब एक आदमी सिर्फ एक गिटार से मॉन्स्टर को सप्रेस कर रहा था, और ये सबसे रेडिकुलस चीज थी। आदमी अपना गाना खत्म करता है, हाथ हवा में उठाता है। मॉन्स्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये आवाज इरिटेट कर रही है, पर आदमी हल्की सी सांस लेकर फ्लोर पे एक बटन दबाता है। मेटल रॉड सीलिंग से शूट होती है, मॉन्स्टर को छेड़ती है और उसे शॉक कर देती है। व्हाइट आर्मर मॉन्स्टर तोड़ फोड़ में ट्रैप हो जाता है। उसके हाथ उसके आखिरी लम्हों में कांप रहे हैं। डोरोथे स्टन्ड होकर पूछती है, क्या ये खत्म हो गया? वो गिर जाती है, जोर से रोते हुए, ये फाइनली खत्म हो गया। पर वो अब भी कॉशियस नजर से सामने देखती है। जो कुछ भी अब तक हुआ उसे ओवरवेल्म कर चुकी है। ब्लोन लड़का अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाता है, अब सब कुछ ठीक है। डोरोथे कैंप फायर के सामने बैठती है, सोच में डूबी हुई। वो अपनी फैमिली की तस्वीर देखती है। उसके हस्बैंड का चेहरा ब्लड से भरा हुआ है। एक आदमी उसको एक कपड़ा लाके देता है और बोलता है, अपने हस्बैंड को शांति से रेस्ट करने दो। वो उसके पास बैठता है और बोलता है, डस्ट से डस्ट, एशेस से एशेस। जो चले गए उनको शोक मनाना जरूरी है, पर जो जिंदा है उनका भी रक्षा करना है। डोरोथे एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसको देखती है, पर आदमी अपना सिगरेट जलाता है और बोलता है, टेंशन मत लो। एक ऑकवर्ड साइलेंस उनके बीच फैलता है। डोरोथे अपना नाम बताती है। ब्लोन लड़का थोड़ा हकलाता है और कहता है, तू मुझे कॉर्बिन बुला सकती है। डोरोथे उसका शुक्रिया अदा करती है, एक तरफ देखते हुए। कॉर्बिन उसकी ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करता है। डोरोथे पूछती है, क्या तुम भी सप्लाईज ढूंढने जा रहे हो? पर कॉर्बिन बोलता है कि उसका केस थोड़ा अलग है। उसने अपना गिटार केस खोला, एक सेकंड, कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीटल से आया था, एक दोस्त को ढूंढ रहा था, पर जैसे ही पहुंचा कोल्ड वेव ने उसे ट्रैप कर दिया। फिर उसने एक फोटो डोरोथे को दी। मेरा दोस्त जो हैट पहनता था, हम स्कूल में बैंड साथ चलाते थे। डोरोथे तुरंत लिन मो को फोटो में पहचान लेती है। ये अपार्टमेंट 409 में रहता है। तभी एक जोर का एक्सप्लोजन होता है, पूरा शेल्टर हिलने लगता है। कॉर्बिन पूछता है, ये क्या हो रहा है? पूरा शहर कांप रहा है। फिर वो क्रिएचर को देखता है। एक व्हाइट आर्मर्ड मॉन्स्टर जोर से जमीन पे पांव मार रहा है। दूसरे का गला स्लिट हो चुका है, तीसरे के लंबे हाथ हैं। एक पूरा पेल स्किन्ड क्रिएचर का आर्मी आ रहा है। डोरोथे समझती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ। दूसरी तरफ लिन मो फाइनली जागता है। उसके सामने एक औरत की बॉडी है। वो शॉक में आ जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। जो उसके पास कुछ कर रही थी। वो पूछती है, तुम जाग गए? मैंने तेरे ऊपर कुछ लगाया है। लिन मो एकदम शॉक्ड हो गया, क्या लगाया है? पर वो रीस्ट्रेन था, एक चेयर में बांध दिया गया था। डॉक्टर ने बोला, एक सेफ्टी मेजर इंस्टॉल किया है। फिर उसने एक कॉलर रिवील किया। कॉलर पुराने जमाने से ऑर्नामेंटल पीस होते हैं। कभी स्लेवरी का सिंबल थे, कंट्रोल और ओनरशिप दिखाने के लिए, पर अब ये कभी कभी एक अडल्ट टॉय भी हो सकते हैं। जो ने बोला, तुम टेंशन मत लो, ये कॉलर काफी अलग है। लिन मो सोचता है, अगर तू ये ना बोलती तो मैं वैसे भी सोचता नहीं। पर फिर वो डॉक्टर से पूछता है, मैं तेरे रिसर्च सब्जेक्ट बनने को तैयार था, पर ये नहीं। डॉक्टर समझाती है, ये एक स्पेशल मॉनिटरिंग टूल है। लिन मो, क्या तुझे याद है कि तेरे बॉडी के अंदर क्या है? ये तेरे अंदर हीट एब्जॉर्ब करने और स्टोर करने में मदद करता है, पर शायद एक और फंक्शन है। ये कॉलर प्रूव करने के लिए बना है। जब ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं, ये एक और स्टेट एक्टिवेट करेगा। तब कॉलर का रंग ब्लू से रेड हो जाएगा। लिन मो ने एकदम कंफ्यूज्ड होके पूछा, तुम क्या कह रही हो? और ये दूसरा स्टेट क्या है? डॉक्टर ने एक और सवाल पूछा, तुझे याद है 20 मिनट पहले क्या हुआ था? यंग लड़का शॉक में आ गया क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। जो ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली रखी, टेंशन मत ले, अगर तुझे याद नहीं है तो
मैं यहाँ हूँ ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है। सब कुछ मेरे रिसर्च का हिस्सा है। लिन मो ने सोचा कि हमेशा उसे लगता था कि ये औरत उस पर कंट्रोल रख रही है, पर अब उसको सच्चाई जानने की जरूरत थी। अगर वो जान गया तो उसको जरूर एक एडवांटेज मिलेगा। जो ने अपना कीबोर्ड पे एक बटन दबाया और एक इंजेक्शन उसके ब्लड स्ट्रीम में गया। लिन मो ने साइड में देखा, एक आईवी ड्रिप लगा हुआ था। उसने तुरंत पूछा, ये क्या है? वो समझ गया कि ये ग्लूकोज था 25% कंसंट्रेशन में। डॉक्टर उसके रिएक्शन को देखने लगी। पहले डेटा रिकॉर्ड करती हूँ। पर लिन मो सिर्फ एक चीज जानना चाहता था, क्या हो रहा है। जो मुस्कुराई और बोली, मैं एक चीज भूल गई थी। वो लिन मो के सामने घुटनों पे बैठ गई। लड़के ने पूछा, तुम क्या करने वाली हो? फिर औरत ने एक प्लांट उसके लेग के बीच में रख दिया। लिन मो एकदम शॉक्ड हो गया। ये क्या अनएक्सपेक्टेड एक्शन था। उसने तुरंत प्लांट की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल होने लगी, मार्क्स उसके बॉडी में उभरने लगे, एक रेड एनर्जी पूरे कमरे में फैल गई। वो चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? पर तभी उसका दूसरा रूप सामने आया। ये काफी इंटरेस्टिंग है, दूसरा शक्ल बोला। वो जो के पीछे से निकलकर लिन मो की तरफ बढ़ने लगा। वो प्लांट की एक छोटी सी ब्रांच को पकड़ने लगा और वो प्लांट ग्रो करने लगा। फिर उसने टमाटर उगने दिया। वो लिन मो से पूछता है, अब तू मुझे देख सकता है? लिन मो एकदम शॉक्ड, ये सब क्या हो रहा है? उसका दूसरा रूप हंसी से बोला, फिर से मिलना अच्छा लगा। लिन मो ने पूछा, क्या तू मेरा दूसरा रूप है? वो डॉक्टर को बताने की कोशिश करता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, पर दूसरा रूप समझाता है, डॉक्टर तुझे सुन नहीं सकती। लिन मो टेस्ट करता है, पर जब वो बोलता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। उसने पूछा, क्या ये किसी और एंटिटी का काम है? दूसरा रूप समझाता है, एक तरीके से हाँ, और पूरी तरीके से, पर पूरे तरीके से नहीं। लिन मो गुस्से में आया, क्या मतलब पूरी तरह नहीं? तू है कौन? पर उनका चेहरा एक जैसा दिखता है। वो कहता है, हम दोनों एक साथ हैं। अगर मैं अकेला होता तो ये लेवल कभी नहीं पहुंच सकता। फिर उसने अपनी हुड नीचे की और लिन मो एकदम शॉक में आ गया। दूसरे रूप की आंखें नीली थी। वो पूछता है, तुझे याद है? लिन मो एकदम स्टन्ड, तू वही पैरासाइट है जो पहले केव में था। पैरासाइट कंफर्म करता है। वो लिन मो के बैक पे मार्क दिखाता है। फिर उसने समझाया, तेरे पावर्स और रिजरेक्शन की एबिलिटी ये सब मेरी वजह से है। और फिर वो एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो गया। जियाओ हंसी से बोली, तुम दोनों को मिलजुल कर रहना होगा। पैरेलल में नेशनल सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक ब्यूरो एक एजेंसी थी जो NSLN के नाम से भी जाने जाती है। ये एक ऐसी डिपार्टमेंट थी जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती थी। लॉजिस्टिक एजेंसीज के पास अपना मेडिकल यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स और मिलिट्री फोर्सेस भी थी। ये सिविलाइजेशन का लास्ट सेफगार्ड माना जा रहा था गवर्नमेंट कोलैप्स होने के बाद। एक और औरत चिल्लाई, स्टैलू, नेटवर्क अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ। जियाओ के डेस्क पे एक फोटो थी, उसकी और जियो की। उसने कहा, मिस बारबरा ने पिछले 2 दिन में 28 बार यही सवाल पूछा है। बारबरा ने एक डीप सांस ली, अपनी पार्टनर की तरफ देखा। जियाओ समझाने लगी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक हार्डवेयर इशू है। पर बारबरा गुस्से में चिल्लाई, मुझे समझ आ गया है। उसका सरनेम रिपली था और वो एक लेवल 4 लीडर थी बायोकेमिस्ट्री में। उसने कहा, सच कहना तो सब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर उधर घुमा रहे हैं। बारबरा ने पूछा, रिपोर्ट रेडी है? शियाजो बोली, लगभग। और बारबरा ने कहा, इतना काफी है, मुझे सबसे पहले भेजो। पर उसकी सबॉर्डिनेट ने बोला, बाकी लोगों का क्या? बारबरा ने डिसडेन से कहा, वो गंजा आदमी वैसे भी सीरियसली नहीं पढ़ेगा क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट है अब। उसने एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट खोला और सोचा सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। और उसका बाल्ड बॉस कंप्लेन करने लगा, ये डिस्कस करने का वक्त नहीं है। फ्रैंक कॉर्डिक, एक लेवल 2 मिनिस्टर, जोर से चिल्लाता है, पहले क्लाइमेट चेंजेस आए, फिर साइबर अटैक्स जिससे कम्युनिकेशन बिल्कुल बेकार हो गई। फ्रंट लाइन ऑपरेटर्स 48 घंटे तक कांटेक्ट में नहीं थे और एजेंट्स भी प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं किए गए। हम मुसीबत में हैं, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। युद्ध कभी नहीं बदलता मेरे सोल्जर्स ने उसके नीचे से एक जोर का किक मारा और बोली, अब पॉलिटिकल मैटर्स की चिंता बंद करो। सैंपल ऑब्जर्वेशन रूम में बारबरा ने गुस्से से पूछा, मेरी अर्जेंसी समझ रहे हो? फ्रैंक एकदम स्टन्ड हो गया, सामने स्टेयर करता रहा। बारबरा समझाती है, एक वाइट आर्मर्ड क्रिएचर बंकर के पास मिला। मॉन्स्टर बस एक ही बात रिपीट करता है, हम शेल्स हैं। जियाओ ने कहा, ये क्रिएचर एक म्यूटेटेड ह्यूमन है।
फ्रैंक एकदम शॉक हो गया। बारबरा उसे मॉन्स्टर के गले की तरफ देखने के लिए कहती है। बाल्ड आदमी फोकस करता है, एक कॉलर दिखता है। वो समझ जाता है कि ये एक फील्ड ऑपरेशन डिपार्टमेंट का मेंबर है। वहाँ क्या हो रहा है? फ्रैंक गुस्से में पूछा। बारबरा समझाती है, ये नेटवर्क डाउन होने से पहले हुआ। एक मिसिंग एजेंट का सिग्नल बंकर के पास डिटेक्ट किया गया, पर जब उसका बॉडी मिला वो ऑलरेडी लाइफलेस था। उसका कोड नेम था सिल्वर हैमर। 24 घंटे के अंदर बॉडी म्यूटेट हो गई और जो तुम देख रहे हो ये वही है। शैलो ऐड करती है, हमें CIA से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये क्रिएचर कोल्ड और भी इवेंट के पहले से मॉनिटर किया जा रहा था। फुटेज वहीं से है, सुपरमार्केट से। ये पहले 2 मॉन्स्टर्स थे जिन्हें टेम्पररी हस्क बोला जा रहा था। एक इमेज स्क्रीन पर आई, लिन मो की। बारबरा बोली, हम उसे नंबर 0 बुलाते हैं। दूसरी तरफ लिन मो एकदम शॉक में था। ये सब क्या हो रहा था? 1 सेकंड पहले पैरासाइट एक कीड़ा था और अब एक औरत बन चुका था। और सरप्राइजिंगली लिन मो उससे काफी खूबसूरत भी समझ रहा था। पैरासाइट मुस्कुराया, लिन मो को देखते हुए बोला, ह्यूमंस जब अपोजिट सेक्स को नंगा देखते हैं तो शर्मा जाते हैं। फिर वो लिन मो की लैप पर बैठ गया। लिन मो एकदम शॉक में, ये क्या इल्यूजन था? पर सराउंडिंग फ्रोजन लग रहा था। पैरासाइट बोला, तू इसे वैसा सोच सकता है? लिन मो एकदम शॉक्ड, क्या तू सुन सकती है जो मैं सोच रहा हूँ? पैरासाइट हंसकर बोला, हाँ, क्योंकि अब हम फ्यूज्ड हैं। लिन मो गुस्से में बोलता है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत वियर्ड लग रहा है। और औरत समझाती है, तू मुझे सिर्फ जो के शुगर की वजह से देख सकता है। लिन मो समझता है कि ये एक इल्यूजन है। फिर पूछता है, पैरासाइट एक्टिवेट हो चुका है? वो अपने बालों को घुमाती है, टेक्निकली स्पीकिंग ये मेरा ब्लड है जो तुझे एबिलिटीज देता है। लिन मो शॉक में, तू मेरे बॉडी को पैरासाइट क्यों कर रही है? और औरत हंसी से बोली, तू एक बहुत क्यूरियस क्रिएचर है, क्योंकि मैं ह्यूमन से अलग हूँ। मैं इस डायमेंशन से बिलोंग नहीं करती। लेकिन लिन मो उसे बिल्कुल डिसबिलीव से देखता है। पैरासाइट आगे बढ़ता है, हमें नेटिव्स के बॉडी में पैरासाइट करना पड़ता है ताकि इस डायमेंशन को समझने की एबिलिटी मिले। लिन मो हंसी से बोला, ये तो एक सस्ता रोमांस नॉवल की तरह लग रहा है। पैरासाइट बोली, मेरी रेस का कोई नाम नहीं है। हम डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करते हैं। टाइम प्रिसाइज नहीं कर सकते पर इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। हमें होश चाहिए बैरियर्स तोड़ने के लिए, पर वो एक्सेप्ट करती है ह्यूमंस के लिए समझना मुश्किल होगा। लोग अपना नाम सुनना चाहते हैं और कैसल्स देखना चाहते हैं जो वक्त के साथ बने हैं, पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वो अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव कैसे करे? लिन मो एकदम सीरियस, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी क्या है? क्योंकि जो तू कह रही है, तू काफी अकेली लग रही है। पैरासाइट एकदम शॉक में आ गई। फिर वो जोर से हंसने लगा, तू मेरी तरफ सिंपैथी महसूस कर रहा है? क्या ये ही ह्यूमंस एम्पैथी बुलाते हैं? फिर वो एक्सेप्ट करता है ह्यूमंस को होस्ट चूज करना सही डिसीजन था। उसने लिन मो को गले लगाया, तेरा एक्सप्रेशन बहुत क्यूट लग रहा है। पर फिर बैड न्यूज थी, जब से हम फ्यूज्ड हुए तू शेल्स के लिए एक टारगेट बन चुका है। व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर्स अपार्टमेंट की तरफ भाग रहे हैं वुल्फ्स के फॉर्म में। उनका लीडर बोलता है, मुझे यहाँ खाने की बू आ रही है, पर एक एनिमी भी है। बिल्डिंग की तरफ बढ़ो। क्रिएचर्स बिल्डिंग को तोड़ फोड़ कर देते हैं। लिन मो पूछता है, शेल्स से तेरा क्या मतलब है? पैरासाइट मुस्कुराता है, तू जल्दी समझ जाएगा, पर अगर तुझे कुछ भी चाहिए तू मुझे ढूंढ सकता है, क्योंकि अब तू समझ चुका है कैसे। फिर पैरासाइट ने अपना हाथ क्लैप किया और टाइम फिर से नॉर्मल फ्लो करने लगा। वहीं एक वेल गिरता है, एक कटा हुआ सर उसके पास गिरता है। एक लड़की व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर से कॉरिडोर में भाग रही है। हर तरफ लाइफलेस लोग मौजूद हैं पिछले सडन अटैक की वजह से। बिल्डिंग के रेसिडेंट्स स्टेयर्स के नीचे रश कर रहे हैं, पर एक आदमी कॉर्नर्ड हो गया। 2 मॉन्स्टर्स ने दरवाजे पे जोर जोर से मारा। वो चिल्लाता है, क्या ये दरवाजा अभी लॉक होने का सबसे बेकार वक्त था? व्हाइट आर्मर क्रिएचर फाइनली उस तक पहुंच गए, दरवाजा तोड़ दिया और उसके बॉडी में अपनी क्लॉज घुसा दी। लू दालोंग के सबऑर्डिनेट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, पर ऑफिसर जो और कुछ लोग क्रिएचर्स इन्वेड होते ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने चिल्लाया, ये चीज क्या है? जो ने बस उन्हें देखा। 2 आदमी मॉन्स्टर्स के थ्रू इम्पेल हो गए। वो शॉक में सोचने लगा, ये क्रिएचर्स वैसे ही दिख रहे हैं जैसे पहले का मॉन्स्टर। फिर उसने रेड पॉइंट्स मॉन्स्टर के बॉडी में देखे। क्या ये ब्लड सक कर रहे हैं? पर अब तक मॉन्स्टर्स ने उसको नोटिस नहीं किया था। वो जल्दी से एस्केप का प्लान सोचने लगा। रस्सी तोड़ने के लिए कोई टूल्स नहीं थे,
और पिलर बिल्कुल शार्प नहीं था। तभी उसको एक ओल्ड ट्रिक याद आई। उसने अपना थंब पकड़ा, दूसरे हाथ से जोर से पुश किया और उसका थंब डिसलोकेट हो गया। रस्सी से तुरंत हाथ फ्री कर लिया। जो बोला, अच्छा है जो मेरी पुरानी चोटों की वजह से अब फिंगर्स आसानी से डिसलोकेट हो जाती हैं। वो स्टेल्दी मूव करने लगा क्योंकि मॉन्स्टर अब तक उसको नहीं देख रहे थे, पर अब वो खाली हाथ नहीं जा सकता था। जो ने सोचा, मुझे सिक्योरिटी वॉल्ट ढूंढना होगा। अच्छा हुआ जो चोर समझ नहीं पाए कि वो एक वेपन कैबिनेट है। पर तभी एक वाइट आर्मर क्रिएचर उसके सामने आ गया जो जोर से पूरी सिचुएशन को गालियां देता है। दूसरी तरफ जो कमेंट करती है, डॉक्टर जो कमेंट करती है, जैसा मुझे डाउट था, प्लांट्स उसकी इन्फ्लुएंस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रैपिड ग्रोथ करने में केपेबल है। लिन मो ने पूछा, क्या तू सब कुछ अंडू कर सकती है? डॉक्टर बोली, तू कर सकता है, पर तू इस एबिलिटी को लंबी ड्यूरेशन तक यूज नहीं कर सकता, नहीं तो वीक हो जाएगा। मुझे जितना डेटा चाहिए था मैं वो कलेक्ट कर चुकी हूँ। लिन मो चिल्लाया, जल्दी करो, ये सब अंडू करने में मदद करो। तभी रूम पूरा शेक होने लगा। जो एकदम अलर्ट हो गई। ये आवाज क्या थी? रूम का दरवाजा जोर से हिलने लगा। डॉक्टर एकदम डर गई, क्या हो रहा है? लिन मो भी सरप्राइज्ड हो गया, क्या एक मॉन्स्टर आ रहा है? तभी एक वाइट आर्मर्ड क्रिएचर अंदर आ चुका है। उसने नोटिस किया कि मॉन्स्टर का आर्मर वाइट है। पैरासाइट उसके कान के पास हल्का सा बोला, ये एक शेल है। लिन मो एकदम पलटा, तू अब तक यहाँ क्यों है? पर क्रिएचर ने उसके मुंह पे उंगली रखी, बोला, ये सोचने का टाइम नहीं है। अगर तू जल्दी एक्ट नहीं करेगा तो जियाओ अपनी जान खो देगी। लिन मो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और स्पीड में रश करता है, चिल्लाता है, मेरी लाइफ में जितनी औरतें हैं सब इतनी डिफिकल्ट क्यों है? वो डॉक्टर जो को उठाता है, अपॉलॉजी बोलता है और उसे परमिशन मांगता है। फिर अपनी पावर से दूर भाग जाता है। मॉन्स्टर वॉल पे अटैक करता है क्योंकि अब डॉक्टर जो वहाँ नहीं है। लिन मो ग्राउंड पर लैंड होता है, अब तक लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए, पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पर तभी लड़की एक शर्मीली एक्सप्रेशन देती है। वो उसके चेस्ट को टच करती है और कहती है, तुम्हारी एबिलिटी एक्सपीरियंस करना मजेदार था। लिन मो उसे खड़ा होने में मदद करता है और दोनों मॉन्स्टर का सामना करने के लिए रेडी होते हैं। डॉक्टर जो पूछती है, ये क्या चीज़ है? उसका दोस्त कहता है, मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली डेंजरस है। डॉक्टर जो को बुलाते हुए वो मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। जो उसको वार्न करती है, अपनी एबिलिटी ओवर यूज मत करना। लड़का एग्री करता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम थोड़ी क्लमजी हो पर तुमने काफी मदद की। थैंक्स डॉक्टर जो। डॉक्टर एकदम शॉक में, अभी ये बात क्यों कर रहे हो? लिन मो बैटल प्रिपेयर करता है, छोटी बातें बाद में, अब मैं तुम्हें प्रॉपरली थैंक यू करूंगा। तभी बहुत सारे व्हाइट स्किन क्रिएचर सामने आ गए। लड़का शॉक्ड हो गया, क्या ये कलेक्टिव एक्शन है? एक हैंडल करना इजी था, पर अब इतने सारे मॉन्स्टर्स, ये खतरनाक हो सकता है। जो पूछती है, क्या हुआ? मुझे तो देखना था कि तुम कैसे मुझे थैंक्स करोगे। लिन मो हंसी से बोला, शायद तुझे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तभी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ चार्ज कर गए। मुझे अब इन क्रिएचर से डायरेक्टली लड़ना होगा। वो कॉम्बैट स्टैंस प्रिपेयर करता है। जो टेबल उठाती है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे तेरे लिमिट्स टेस्ट करने चाहिए। और ग्लाइसोजन मॉनिटरिंग 100% पे सेट करती है। लिन एक क्रिएचर के अटैक को डॉज करता है, सोचता है, अगर मैं एक्सीलरेशन कंटिन्यूअस यूज करता रहा तो कमजोर हो जाऊंगा। पर वो एक मॉन्स्टर जोर से पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे पास एक तरीका है, मुझे सिर्फ जब जरूरत हो तभी यूज करनी पड़ेगी। वो क्रिएचर को उसके ग्रुप में फेंकता है। क्रिएचर्स रीग्रुप करते हैं अटैक करने के लिए। लिन सोचता है, ये जितने दिख रहे हैं उतने बेवकूफ नहीं है, पर अब वो मॉन्स्टर का शिकार नहीं है। लिन मो अपनी आंख में एक्सीलरेशन एक्टिवेट करता है। तब वो नोटिस करता है कि जब एबिलिटी एक्टिवेट होती है, टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है। वो मॉन्स्टर्स के मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है और उनके अटैक प्रिडिक्ट कर सकता है। उसने स्ट्राइक्स डॉज की और सोचा कि इस एबिलिटी से फुल बॉडी एक्सीलरेशन की जरूरत नहीं है, अटैक्स पर भी ये अप्लाई हो सकता है। वो क्रिएचर्स के अगेंस्ट एडवांस करता है और बिना हथियार के भी। जब तक वो अपनी फिस्ट को एक्सीलरेट करे एक सर्टेन डिग्री तक, तब तक वो एक सुपरसोनिक एक्सप्लोजन ट्रिगर कर सकता है और पूरे कमरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लिन मो बाकी मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है। लिन मो बाकी मॉन्स्टर्स की तरफ मुड़ता है और चिल्लाता है, अब डर लग रहा है? मैं तो अभी बस शुरू ही कर रहा हूँ। जो डेटा एनालाइज करते हुए कमेंट करती है, कैलोरीज कम नहीं हो रही, पर एबिलिटी यूसेज की एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज हो गई है।
अब तक सिर्फ 10% एनर्जी कंज्यूम हुई है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और बोली, लिन मोह, तू एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट है। पिछली मूव से तू अपने आप को अनलीश कर सकता है। लिन मोह कंप्लेन करता है, जैसे मुझे डाउट था तुम मेरी बॉडी कंडीशन मॉनिटर कर रही थी। तभी बीस्ट उसकी तरफ चार्ज करता है। लड़का अपना स्ट्राइक प्रिपेयर करता है, चिल्लाता है, डॉक्टर एक फ्रॉड है, और एक जबरदस्त ब्लास्ट ऑफ पावर अनलीश करता है। लिन मोह एक गहरी सांस लेता है। अटैक के बाद उसके गले की वेन्स ऑलरेडी ब्लू हो चुकी थी और उसका हाथ एनर्जी कंज्यूम करता जा रहा था, पर ग्लूकोज कंजम्पशन अब तक 83% पर था। डॉक्टर अप्रोच करती है, तू अपनी एबिलिटीज बहुत अच्छी तरह से मास्टर कर रहा है। लड़का बस उस औरत की तरफ देखने लगा। डॉक्टर कंटिन्यू करती है, मुझे एक सवाल पूछना है, तू इन चीजों के बारे में काफी कुछ जानता है। उसने अपने टेस्ट सब्जेक्ट को ऑर्डर दिया, मुझे सब कुछ बताओ, और अपनी सिगरेट से स्मोक एक्सहेल किया। बॉयलर रूम में व्हाइट आर्मर क्रिएचर का बॉडी ब्लड में डूबा हुआ था, जो बेहोश पड़ा था मॉन्स्टर के नीचे। पर तभी उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगा। वो फ्लोर पर ब्लड देखता है। फिर वो मॉन्स्टर के बेली से नाइफ निकालता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। उसने मॉन्स्टर को एक साइड किया। उसने अपनी फाइट याद की जो क्रिएचर के अगेंस्ट हुई थी, और अगर लीवर नहीं होता तो वो मर चुका होता। फिर वो रूम से बाहर गया, सोचता हुआ कि अगर मॉन्स्टर्स फिर से आए और इस बार लकी नहीं हुआ तो। तभी फोन वाइब्रेट करता है जो उसके पॉकेट में था। वो सोचता है, क्या नेटवर्क अब तक डाउन है? पर कॉल एक अननोन नंबर से आई थी। जो फोन को अपने पॉकेट में रखता है और कॉलर ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग जॉश कैटिलो, क्या मैं तुम्हें मिस्टर कर्व्ड ब्लेड बुला सकता हूँ? लिन मोह सब कुछ डॉक्टर जो को समझा रहा था, पर सोचता है, मैं ये मेंशन नहीं करूंगा कि मैं एक बार अपनी जान खो चुका हूँ और टाइम ट्रैवल किया है। डॉक्टर अपना आउटफिट चेंज करती है और कमेंट करती है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी, पर अगर तू बात खत्म कर चुका है तो मेरी जिपर लगाने में हेल्प करो। लड़का जिपर बंद करता है और डॉक्टर समझाती है, ये एक प्रोटोटाइप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सूट है मेरे पहले जॉब से। लिन सडन आउटफिट चेंज पर सवाल करता है। डॉक्टर बोलती है, सीलिंग की तरफ देखो, व्हाइट स्किन क्रिएचर्स वेंटिलेशन में घुस चुके हैं, शायद उन्होंने वेंटिलेशन डैमेज कर दी है। फिर पूछती है, लिन क्या तू टेम्परेचर ड्रॉप नोटिस नहीं कर रहा? तभी हर तरफ से लाउड नॉइज आई। दोनों दरवाजे की तरफ गए। डोरोथे की बेटी सामने थी, जो कमेंट करती है, बस एक बच्ची है। लिन बोलता है, मेरी पड़ोसी है। लड़की भागती है और लड़का उसके पीछे जाता है। डॉक्टर बोलती है, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। लिन शॉक में जब उसके हॉलवे की तरफ देखा। पूरा रास्ता ब्लड से भरा हुआ था और एक छोटी लड़की पॉइंट कर रही थी। जो नोटिस करती है बहुत सारे कॉप्सेस फ्लोर पे पड़े हैं और बोलती है, ये बिल्डिंग के रेसिडेंट्स है। लिन सोचता है, सबके पास गन शॉट वाउंड्स क्यों है? वो बच्ची के पास जाकर कहता है, यहाँ रहना अनसेफ है। पर लड़की पॉइंट करती है ओल्ड जो की तरफ, जो जमीन पर पड़ा था। लिन सोचता है, ये बंदा अपनी जान खो चुका है और उसके पिछले जन्म में जो पहला था जिसने खाना शेयर किया था, पर वो भी एक व्हाइट आर्मर क्रिएचर के सामने हार गया। वो बॉडी का शोल्डर टच करता है, सोचता है, आखिर में अच्छे लोगों को कभी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलता। अचानक ओल्ड जो ने लिन का हाथ पकड़ लिया। लिन एकदम चौंक गया और ड्रामेटिकली चिल्लाता है। ओल्ड मैन बोलता है, अब तक मैं मरा नहीं हूँ, पर अभी भी एक उधार है जो मुझे चुकाना है। छोटी लड़की डॉक्टर जो का हाथ पकड़ती है, आप डॉक्टर हो ना? मेरी मम्मी ने कहा था कि डॉक्टर्स वो होते हैं जो रेड क्रॉस वाले कपड़े पहनते हैं। फिर उसने जो के हाथ पे रेड क्रॉस देखा। क्या आप अंकल जॉश की मदद कर सकते हो? जो लड़की की तरफ बिना रिएक्शन के देखती रही, पर फिर वो उसके पास आई। मैं एक एक्सेप्शन बनाऊंगी और इस बार कोई चार्ज नहीं लूंगी। वो घुटनों पे बैठती है जो के पास, ओल्ड जो के पास, और पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम इतनी बुरी हालत में कैसे हो? ओल्ड जो एक गहरी सांस लेकर बोला, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं बॉयलर रूम से निकला और सिक्योरिटी रूम तक पहुंचने का प्लान था, पर पहला फ्लोर मॉन्स्टर से भरा हुआ था। इमरजेंसी स्टेयर्स चढ़ना पड़ा और रास्ते में सर्वाइवर्स मिले, पर मॉन्स्टर्स आ रहे और मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, ऊपर जाने का। पर तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। लू दोलोंग आया, एक फायर आर्म के साथ सर्वाइवर्स पे गोली चलाने लगा। सर्वाइवर्स सर पे गोली खा रहे थे और उनकी बॉडीज व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर्स खा रहे थे। ओल्ड जो चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? लू दोलोंग हंसी से बोला, बस वीक लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने टाइम खरीदने के लिए। और अदर सर्वाइवर्स पे गोली चलाने लगा। उसका टारगेट एक लड़की थी और बोला, हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों के ऊपर रहेंगे, ये भगवान के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए रूल है। ओल्ड जो बोला, अच्छा हुआ गोली
फिर उसने गोली चलाई। जो उसके सामने खड़ा हो गया और शॉट खा लिया। लू दलोंग ऊपर चढ़ गया और ओल्ड जो ब्लीडिंग करता रहा जब तक उसकी बेहोशी नहीं आ गई। डॉक्टर जो बोली, अच्छा हुआ गोली किसी वाइटल पॉइंट पे नहीं लगी, पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है और मुझे किसी सेफ जगह पहुंचना होगा। लिन मो गुस्से में नेम रिपीट करता है, लू दलोंग, और आगे बढ़ने लगा। डॉक्टर जो पूछती है, तू क्या करने जा रहा है? लड़का पीछे मुड़ता है और अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है। लू दलोंग और लोगों पे गोली चला रहा था। सर्वाइवर्स चिल्लाए, रुको, हम इंसान हैं। पर लू दलोंग उन्हें इंसल्ट करते हुए बोला, तुम सिर्फ वीक मीट हो, ज्यादा डेड बॉडीज होने से मॉन्स्टर स्लो हो जाएंगे। ये जगह एक पुराना वेयर हाउस है, सबसे सेफ जगह होनी चाहिए। उसने एक दरवाजा खोला सप्लाईज ढूंढने के लिए, पर हॉलवे से एक डार्क प्रेजेंस आई। लिन मो अपनी हुड नीचे करता है और एंगर से लू दलोंग को बुलाता है। लू दलोंग गोली चलाता है, तुझे तो मर जाना चाहिए, तू तो मरा हुआ था। पर लिन मो सारी गोली डॉज करता है और लू दलोंग की तरफ चार्ज करता है। एक जोर का किक देता है, लू दलोंग की टांग तोड़ देता है। फिर अपना हाथ एक पंजे की शक्ल में सेट करता है और लू दलोंग को गोली चलाने वाले हाथ पर स्लाइस कर देता है। फिर उसके सर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। लू दलोंग चिल्लाता है, ये सब तू क्यों कर रहा है? पर लिन उसे बालकनी की तरफ खींचता है। लू दलोंग चिल्लाता है, मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया। लिन मो शॉक में, क्योंकि पिछला जन्म अभी तक हुआ ही नहीं, पर जो सब अब तक हुआ, उसने कभी रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की थी। उसने बस अपने लिए एक सेफ जगह क्रिएट करने की कोशिश की थी। पर अब जो सिचुएशन है, ये सब बेवकूफ़ी थी। इनोसेंट लोग अपनी जान खो चुके हैं और उसके अंदर गुस्से की आग फैल गई है। पर यह सिर्फ लू दलोंग के अगेंस्ट नहीं था, उसने अपने आप पे भी गुस्सा महसूस किया। कितना बड़ा इडियट था मैं। उसने लू दलोंग का बॉडी को अपने पावर से जला दिया और व्हाइट स्किन क्रिएचर की तरफ फेंक दिया। चिल्लाता है, अगर मुझे दोबारा ये करना पड़े तो अपने दुश्मन को 100 बार यही सजा दूंगा। यही फ्रोजन दुनिया का नियम है। ओल्ड जो और छोटी लड़की आग के पास अपनी बॉडी गर्म कर रहे थे। डॉक्टर जो कमेंट करती है, बिल्डिंग मैनेजर इस जगह को स्टोरेज रूम के रूप में यूज करता था। ये हमारे काम आ सकता है क्योंकि कुछ सप्लाईज अब तक बची हैं। लिन मो एक क्रेट के पास बैठा था, सोचता है, मैंने फाइनली अपना रिवेंज ले लिया। पर यह काफी नहीं लगा। डॉक्टर जो उसका सर जोर से मारकर इंटरप्ट करती है और पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तो पहले से शक था कि तुझे उस बास्टर्ड के साथ प्रॉब्लम थी। बहुत पावर होने से लोग कंपल्सिव हो जाते हैं, पर तेरे केस में ये अलग है। शुक्रिया तूने उस लू दलोंग को मार दिया। लिन पूछता है, क्या तुझे भी गैंगस्टर से कोई प्रॉब्लम थी? और औरत अपने पास के कुछ मोमेंट्स याद करती है। लू दलोंग लोगों पे गन पॉइंट कर रहा था। लड़का खड़ा होता है, तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं है, हम अब यहाँ रुकने वाले हैं। स्टोरेज रूम हमेशा इंटैक्ट लग रहा था, पर ओल्ड जो इंजर्ड था और मैगी एक बच्ची थी। हम आग पे हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। बाहर व्हाइट स्किन्ड क्रिएचर्स घूम रहे थे, बहुत ज्यादा खतरनाक। उन्हें रूम सिक्योरिटी रीइंफोर्स करनी थी और जो अवेलेबल मटेरियल्स थे उनका यूज करना था। पर अगर उन्हें असली वार्मथ चाहिए थी तो पावर रूम तक पहुंचना जरूरी था। जो कमेंट करता है, पूरी बिल्डिंग मॉन्स्टर से भरी पड़ी है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत बुरा हो सकता है। तभी मैगी एक जोर का स्नीज करती है। लिन बोलता है, अगर वो ऐसे ही खड़ी रही तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। जो एक्सप्लेन करता है, सिर्फ एक ही तरीका है अंदर जाने का, गार्बेज टनल। तभी फुटस्टेप्स की आवाज आई। लिन अचानक टनल से गिर गया, फेस फर्स्ट, वो भी मुंह के बल, और कहता है, सब जगह में गार्बेज टनल ही मिला गिरने के लिए। पर जैसे ही उसने सामने देखा, वो एकदम शॉक्ड हो गया। एक क्रिएचर सामने था जो एक कोर की तरह दिख रहा था। उसने सोचा, क्या व्हाइट स्किन बीइंग्स रेसिडेंट्स के साथ फ्यूज हो चुके हैं और एक नेस्ट बना रहे हैं? तभी उसने एक अजीब आवाज नोटिस की, वो व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर हो सकता है। तभी डॉक्टर जो अचानक उसके ऊपर गिर गई। लिन कमेंट करता है, डॉक्टर मुझे उठने नहीं दे रही। डॉक्टर रिटॉर्ट करती है, अगर तू अपना हाथ हटा दे तो मैं मूव कर सकती हूँ। तभी एक सडन नॉइज आई। डॉक्टर ने लिन को सिग्नल दिया साइलेंट रहने के लिए। क्रिएचर साइड की तरफ देखता है, पर बिना उन्हें नोटिस किए वहां से चला जाता है। जो पूछती है, ये क्या चीज थी? लिन भी पूछता है, तुम यहाँ आई ही क्यों? डॉक्टर समझाती है, पावर रूम को ऑपरेट करने के लिए 2 लोग चाहिए और लिन अभी वीक है। अगर वो वहां कोलैप्स हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तभी मॉन्स्टर अचानक वॉल पे चार्ज करता है, वहां छुपने वाले जगह पर। लड़के ने सोचा, ये किस टाइप का मॉन्स्टर है? ये दूसरे व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर से अलग लग रहा है
और वो अब इतना वीक था कि फाइट नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर की थ्योरी सही थी तो व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर इंसान नहीं खाते, सिर्फ ब्लड ड्रेन करते हैं। तभी मैगी ने विंडो से बाहर देखा क्या हो रहा है। ओल्ड मैन शॉक में आया क्योंकि जो उसने देखा वो एक टेरिफाइंग साइट थी। व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर्स पूरी बिल्डिंग में फैल रहे थे और एक फीमेल जमीन पे पड़ी थी। उसके बेली में बहुत ज्यादा खून भर रहा था। वो लाइफलेस लग रही है। डोरोथे बोलती है शायद अब वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी। पर तभी एक लाइट बिल्डिंग से अपीयर होती है जो एक आदमी मोर्स कोड आइडेंटिफाई करता है। डोरोथे पूछती है ये मोर्स है क्या? कॉर्बिन एक्सप्लेन करता है ये एक सिग्नल लैंग्वेज है, डिफरेंट लेटर्स और नंबर से कम्युनिकेट करने का तरीका। ओल्ड जो विंडो से लाइट सिग्नल करता है उन्हें समझना चाहिए और वहां नहीं जाना चाहिए। कॉर्बिन कोड देखकर स्टंट हो गया। डोरोथे पूछती है ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं? यंग मैन थोड़ा समझ रहा था। वो कह रहा है कि हमें वहां जाना चाहिए। डोरोथे हेजिटेंट थी पर कॉर्बिन बोला तुम्हारी बेटी वहीं होनी चाहिए। पर ओल्ड जो चाहता था कि वो इस पाथ पे ना जाए। नेस्ट के अंदर लिन सोचता है कि उन्हें रूट फॉलो करना होगा पर एक व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर एंट्रेंस ब्लॉक कर रहा था। अब फाइट करना लाजमी था। तभी सीलिंग से क्रैकलिंग साउंड आई। क्रिएचर का ध्यान हट गया। लिन और डॉक्टर जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कमेंट करती है फ्लोर पे जो वेन्स हैं वो उन लोगों से कनेक्टेड लग रहे हैं जो मर चुके हैं। लिन एग्री करता है ह्यूमंस को एक नेस्ट का हिस्सा बनाना ये बहुत बिजार है। तभी अचानक कुछ उसके पीछे से इमर्ज होता है। एक व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर था पर एक स्केलेटल स्ट्रक्चर के साथ। वो ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेता है जैसे एक लीच। क्रिएचर अपने हाथ को अपनी बेली में घुसाता है, अपने इंटेस्टाइन्स निकालता है और उनसे एक स्वॉर्ड फोर्ज करता है। फिर वेपन को डाउनवर्ड स्विंग करता है। लिन एक अजीब सेंसेशन महसूस करता है और मॉन्स्टर को गालियां देता है। वो लिन को एक साइड पुश करता है, अपने स्टेप एक्सिलरेट करता है। क्रिएचर अटैक करता है और लिन जो तक पहुंचने की कोशिश करता है पर उसके बैक पे एक स्लैश लग जाता है। पर वो अपने दोस्त को शील्ड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो पीछे हट जाता है और लड़की को पकड़ता है और बोलता है ये मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो काफी स्ट्रॉन्गर है। लिन अपने शोल्डर पे हाथ रखता है, सोचता है कि ये व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर कितना ज्यादा पावरफुल है। पर तभी मॉन्स्टर एक आवाज निकालता है और उसकी पूरी विजन जू पे फोकस्ड होती है। लिन मो सोचता है मॉन्स्टर का टारगेट डॉक्टर क्यों है, वो क्यों नहीं। पर तभी क्रिएचर अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है। लड़का जो को एक साइड धकेलने में सफल होता है पर खुद स्वॉर्ड से फिर स्लैश खा लेता है। मॉन्स्टर बहुत फास्ट था जो लिन को फाइट करने में दिक्कत दे रहा था। अगर क्रिएचर ऐसे ही अटैक करता रहा तो दोनों डॉक्टर और लिन यहाँ अपनी जान खो सकते हैं। लिन सोचता है क्या वो फिर से मरने वाला है। तभी पैरासाइट अपीयर होता है। भाग जाने का सोच रहा है। ऐसे सिचुएशंस में तुम जैसे लोग यही करते हैं क्योंकि इस फ्रोजन दुनिया में कोई मर्सी नहीं है, सब इक्वल है। अगर तू डॉक्टर को छोड़ दे तो तू सरवाइव कर सकता है। लिन गुस्से से जवाब देता है मैं नहीं भागूंगा। अगर मैं अब भाग गया तो लुओ दलोंग और मेरे बीच कोई फर्क नहीं होगा। मुझे सरवाइव करने के लिए अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पैरासाइट एकदम शॉक में आ गया लिन के जवाब सुनकर। लिन समझाता है अगर तू मेरा एक हिस्सा है तो तुझे समझना चाहिए। जब इनोसेंट लोग अपनी जान खो देते हैं मेरे चेस्ट में एक दर्द होता है। वो दुख मेरी ह्यूमैनिटी की तकलीफ है। जैसे मेरे एंसेस्टर्स के फॉसिल्स जिसमें फ्रैक्चर्स हैं जो प्रूव करते हैं कि उन्होंने अपने कंपेनियंस को कभी नहीं छोड़ा। तो अब मुझे सिर्फ एक चीज सोचनी है क्योंकि मेरे पास ये पावर है, मैं इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करूंगा। लिनमो अपने बॉडी में वेन्स फॉर्म करता है। उसके फोरहेड पर हॉर्न्स डेवलप होते हैं। उसके नेकलेस का सिंबल वेन से कंज्यूम होने लगता है। तभी व्हाइट क्रिएचर जो की तरफ चार्ज करता है स्वॉर्ड के साथ। डॉक्टर डर जाती है, पसीने में भीगने लगती है। पर तभी क्रिएचर का अटैक ब्लॉक होता है। एक ब्लूइश व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर उसके सामने खड़ा होता है जो शॉक में पूछती है ये क्या है। जो शॉक में पूछती है ये क्या है। लिन वो मॉन्स्टर था। वो डिक्लेयर करता है इस पावर के साथ मैं लोगों की रक्षा करूंगा। उसने नोटिस किया कि वो उस व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर जैसा दिख रहा था पर अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली क्योंकि वो उस मॉन्स्टर की तरह महसूस नहीं करता था। लड़का अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करता है और उसका मॉन्स्टर्स बॉडी एक ब्लू ग्लो ले लेता है। पैरासाइट कमेंट करता है ये इंटरेस्टिंग है, लगता है मैंने सही चॉइस की। अब तू पावर की एसेंस महसूस करेगा। लिन मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करता है और पंच देता है पर मॉन्स्टर डिफेंड कर लेता है। वो फिर से आगे बढ़ता है एक हॉरिजॉन्टल किक देने के लिए पर मॉन्स्टर डॉज कर लेता है। लिन अब फास्ट हो चुका था पर ये अब तक काफी नहीं है। मॉन्स्टर अब तक उसके अटैक्स इवेड कर रहा था।
जो शॉक में है, ये सब क्या हो रहा है। उसने अपनी स्किन पे एक नया लेयर बना लिया है, जैसे वो हवा से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो और उसे वो कन्वर्ट कर रहा हो। पर इस जगह में क्या ये एक अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स हो सकता है? लिन सोचता है। अभी वो अपनी व्हाइट आर्मर क्रिएचर जैसी शक्ल को इग्नोर करेगा, तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक करता है। इस पावर के साथ भी लिन को फाइट करना मुश्किल हो रहा था। वो मॉन्स्टर के अटैक को एकदम नैरोली डॉज करता है और क्रिएचर पे एक गेजिंग पंच लैंड करता है। वो मॉन्स्टर से कोलाइड करता है और एक नया सोचने लगता है, मैं टाइम एक्सेलरेट कर सकता हूँ, क्या मैं इसे उल्टा भी कर सकता हूँ? तभी मॉन्स्टर एक डायगोनल स्ट्राइक के साथ चार्ज करता है और फिर लिन से भागता है। डॉक्टर जू की तरफ जाता है बिना हेजिटेशन के। लिन अपने एनर्जी को अपनी मुट्ठी पे फोकस करता है और क्रिएचर के नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मॉन्स्टर जो डॉक्टर पे अटैक करने वाला था वो रुक जाता है। वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर था डॉक्टर से। लिन सोचता है ये काम कर गया, अब भागने के लिए तैयार हो जाता है। चिल्लाता है यही है, एक सिंगल स्ट्राइक में मॉन्स्टर को खत्म करने वाला हूँ। वो मल्टीपल स्लैशेस अक्रॉस क्रिएचर के बैक से देता है और इस अटैक का नाम रखता है शैडो फिस्ट। टाइम फिर से नॉर्मल होने लगता है और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। जोर जमीन पे गिरती है, पूरी तरह क्रिएचर के ब्लड से भरी हुई। लिन अपना हाथ बढ़ाता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ रुक नहीं सकते। टेम्परेचर 26 डिग्री तक पहुँच गया है। जो कमेंट करती है हमने कर दिया। मैगी खुशी से चिल्लाती है यहाँ अब गर्मी हो गई है, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। तभी सेल में एक आवाज आई। ओल्ड जो अलर्ट हो गया, ये क्या था? क्या ये एक व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर हो सकता है? लिन दरवाजा खोलता है, ओल्ड जो को बताता है कि वो वापस आ गया। ओल्ड मैन उसे ग्रीट करता है, फाइनली तुम लोग वापस आ गए। पर लिन पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? ओल्ड जो कहता है इतना एग्रेसिव मत हो, अगर वाउंड दोबारा खुल गया तो मुझे दोबारा स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। ओल्ड जो एक्सप्लेन करता है थोड़ी देर पहले डक्स में से आवाज सुनाई दी, शायद एक व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर हो सकता है। लिन डक्स की तरफ देखता है, आवाज के बारे में सोचता है ये सिर्फ पुरानी पाइप्स सेटल हो रही होंगी। वो ओल्ड जो को अश्योर करता है टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है। व्हाइट स्किन्ड क्रिएचर नीचे के फ्लोर्स पे कंसंट्रेटेड है। पर तभी अचानक डॉग कोलैप्स हो जाता है, एक अजीब फिगर उसके सामने गिरता है। ओल्ड जो अपना क्रोबार उठाता है, मैंने सही कहा था। लिन अपनी पावर एक्टिवेट करता है और पूछता है क्या ये सब लोग एक ब्लड नेस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं? तभी मैगी अपनी माँ को पुकारती है। डोरोथे अपनी बेटी को जवाब देती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉर्बिन कंप्लेन करता है ये एक हीटिंग डक्ट है, यहाँ बहुत गर्मी है। मैगी एक्सप्लेन करती है एक व्हाइट आर्मर क्रिएचर ने हमारे घर पर इन्वेड कर दिया। एक ब्लोंड अंकल ने बहुत सारे अंकल्स और आंटीज पे गोली चला दी, पर अंकल जो ने मुझे बचा लिया, हालांकि वो चोटिल हो गए, और दूसरे डार्क हेयर्ड अंकल ने उनको बचाया। कॉर्बिन लिन मो को एक स्मेली ब्रैट बुलाता है। लिन एकदम शॉक में, ये आदमी मुझे पहचानता है। तभी ब्लोंड लड़का लिन की तरफ रश करता है, मैंने तुझे बहुत मिस किया। लिन पहचानने की कोशिश करता है ये बंदा कौन है, वो पीछे हटने लगता है, पर कॉर्बिन उसे हक कर लेता है, बोलता है मैं एबरडाइन से चल कर आया हूँ और पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस किया। लिन मो एकदम रिएक्ट करता है, अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और कॉर्बिन के मुंह पे एक जोर का पंच मार देता है। चिल्लाता है तू इतना हिम्मत कैसे कर सकता है? वो सोचता है कॉर्बिन इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। ब्लोंड लड़का कंप्लेन करता है मेरे पिताजी ने भी मुझे कभी नहीं मारा और तू मेरे मुंह पे पंच मार रहा है। लिन सोचता है क्या ये बंदा भी इस टाइम लाइन से है जैसे डॉक्टर? ये मुझे पहचानता है, पर मैंने कभी एबरडाइन में कोई दोस्त नहीं बनाया। कॉर्बिन लिन के बाजू जोर से पकड़ता है, मैं एक नया बैंड बना रहा हूँ और मो मेरा राइट हैंड होगा और मैं हेनरिक का लेफ्ट हैंड बनूंगा। मैगी पूछती है क्या तुम दोनों दोस्त हो? लिन एकदम शॉक में, मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये ब्लोंड आदमी कौन है। वो सोचता है इस टाइमलाइन में जो डिफरेंसेस हैं वो बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से हो सकते हैं, पर कॉर्बिन के केस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, पैरासाइट से पूछना। वो अपने मेंटल वर्ल्ड में जाता है और पैरासाइट से सवाल करना चाहता था, पर कोई जवाब नहीं मिलता। लिन रिफ्लेक्ट करता है पैरासाइट हमेशा अपने आप अपीयर होती है, पर जब मैं उसे ढूंढता हूँ तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो सोचता है ये पैरासाइट कितनी सेल्फिश है। तभी जियाओ इंटरप्ट करती है, ये पास्ट को याद करने का टाइम नहीं है। पर लिन रिपोर्ट करता है मैं इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ। कॉर्बिन कंप्लेन करता है मैं यहाँ तक सिर्फ मजाक बनने नहीं आया हूँ। पर तभी डॉक्टर सिचुएशन के बारे में पूछती है, हाल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर एक और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम अब भी है। व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर्स
शायद उस मदर की ऑफ स्प्रिंग है। ये नेस्ट ब्लड भेज रहे हैं उस मदर तक। जल्द ही ये बिल्डिंग पूरी तरह एसिमिलेट हो जाएगी अगर हम इसे इग्नोर करते रहें। लिन सेंटेंस कंप्लीट करता है, हमें उस व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर का सामना करना होगा जिसके पास इंटेंस्टाइन स्वॉर्ड है। अगर ऐसा है, मेरी पावर के साथ मैं इसे हरा सकता हूँ। पर जो वॉर्न करती है, ये इतना सिंपल नहीं है। इंडिकेटर लाइट हमेशा ब्लू रहती है और जब ब्लैक फ्यूरी यूज होती है तो ये और भी चमकने लगती है। लिन सोचता है, क्या ये वही ब्लैक फॉर्म है? क्या ये भी बहुत ज्यादा हीट कंज्यूम करती है? जो कंफर्म करती है इस स्टेट को एक्टिवेट करने से बहुत ज्यादा हीट कंज्यूम होती है और अब तक जितनी जरूरत है उतनी हीट अवेलेबल नहीं है। पर मैं अकेला हूँ जो व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर से लड़ सकता है और अब सिचुएशन बहुत सीरियस है। मो रिफ्लेक्ट करता है, अगर मुझे सर्वाइव करना है और लोगों की रक्षा कंटिन्यू रखनी है तो मुझे वार्मथ चाहिए। फिर वो एक आइडिया सोचता है। डॉक्टर से पूछता है, यहाँ कोई स्पेयर प्लैंक्स हैं? जो कहती है, हाँ है, पर क्यों पूछ रहे हो? लिन ओल्ड जो के हाथ से उसका डंडा ले लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारे सेक्रेट स्वॉर्ड ऑफ फिजिक्स उधार देना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर ब्लड नेस्ट है, ये म्यूटेंट व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर्स की थ्रेट है। प्रॉब्लम का कोर सिर्फ एक है, वो अपनी पावर का यूज करता है और मटेरियल्स इकट्ठा करता है। भूख सबसे अच्छी सीजनिंग है उनके लिए जो काम करने में कमजोर है और खाना खाने से ताकत मिलती है। डॉक्टर समझने लगती है ये एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। लिन का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। जो पूछती है, क्या तू यहाँ खेती करेगा? पर यंग मैन जवाब देता है, ये सिर्फ वर्कर्स की मेहनत का वैल्यू है और एक इनेट एबिलिटी भी। और अब ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो फूड प्रॉब्लम सॉल्व करना एक प्रायोरिटी है, क्योंकि हम जानते हैं भूखे लोग क्या करने की ताकत रखते हैं। जो एक जोर का स्मोक लिन के चेहरे पे उड़ाती है। अगला स्टेप क्या है? हाइड्रोपोनिक सिस्टम अपने आप से फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लिन अपनी मुट्ठी जोर से बंद करता है और रेडी होता है। जब वो बिल्डिंग में चलता है वो नोटिस करता है जैसे एक्सपेक्ट किया था बॉडीज गायब हो चुकी थी और कहीं भी ब्लड का कोई निशान नहीं था। वो सोचता है कोई इन बॉडीज को कलेक्ट कर रहा है और शायद ये वही बड़ा बंदा हो जो पहले देखा था। इसका मतलब मेरे पास कम वक्त बचा है। ब्लड नेस्ट जल्दी से इस फ्लोर तक पहुंचने वाले हैं, मुझे तुरंत एक्ट करना होगा। लिन ब्लैक फॉर्म यूज करना चाहता था सोर्स को पूरी तरह एलिमिनेट करने के लिए, पर उसके पहले उसे वार्मथ और फूड का सोल्यूशन निकालना होगा। तभी कॉर्बिन उसे इंटरप्ट करता है। हाय मोह, तू कहाँ अकेले स्नीक कर रहा है? लिन पूछता है, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? ब्लोंड हंसी से बोलता है, सब लोग समझते हैं पर तू ध्यान नहीं देता क्योंकि तुझे एक बेकार दोस्त होने का शर्म है। पर अब जब वो एक बड़े कंपनी में काम करता है, एक भिखारी जैसे इंसान की इज्जत नहीं होती। लिन पूछता है, इसका इस बंदे से क्या लेना देना? कॉर्बिन कंटिन्यू करता है, अब जब हम अकेले हैं मैं फ्रीली बात कर सकता हूँ। पर यंग मैन बस उसे अनोइंग महसूस करता है। ब्लोंड उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और पूछता है, क्यों बात नहीं करता? लिन सिंपली जवाब देता है, हम मुसीबत में फंस चुके हैं। अब वो फेस टू फेस था बड़े बंदे के साथ। ब्लड नेस्ट के अंदर ब्रिज के नीचे कॉर्बिन जेरी को एक फ्लैशबैक में कॉर्बिन जेरी को पुकारता है जो उनके जैसा दिखता था क्योंकि दोनों को एक्सपेल कर दिया गया था और ब्रिज के नीचे छुपने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब मुझे और उस चूहे को एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, पर अगर तू नहीं चाहता तो तू जा सकता है, वैसे भी बारिश हो रही है। तभी लिन अपेयर होता है, उसे बुलाता है, मुझे पता था तू यहीं होगा। जब भी तुझे कहीं से निकाल दिया जाता है तू हमेशा यहीं छुपता है। कितनी बार तेरे पिताजी ने तुझे मारा है? पर कॉर्बिन गुस्से से पूछता है, क्या तू मुझे प्रवोक करने आया है? लिन सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर अगर वो भाग रहे थे तो उन्हें एक पुराना ब्रिज के नीचे छुपना नहीं था। अगर हमें भागना ही था तो वो स्टाइल में होना चाहिए। कॉर्बिन पूछता है, ये क्लिचेस लाइन तूने कहाँ से सीखे? पर लिन अपना हाथ बढ़ाता है और कॉर्बिन को बुलाता है, अगर हमें भागना ही है तो एक अच्छे दोस्त के साथ स्टाइल में भागना चाहिए। कॉर्बिन हंसने लगता है, मैं सिर्फ इसीलिए तुझे ज्वाइन करूंगा ताकि तू इनसे भागना बंद करे। लिन उसे थैंक्स करता है। प्रेजेंट में यंग मैन ब्लोंड का गला पकड़ता है, चिल्लाता है, तू क्या सोच रहा था? हमें भागना चाहिए, और अपने दोस्त को पकड़े रखता है। कॉर्बिन कंप्लेन करता है, ये भागना स्टाइलिश नहीं है। लिन डोर देखता है, नेस्ट ऑलरेडी 4th फ्लोर तक फैल चुकी है, हमें सीट्स लेने के लिए वापस जाना होगा। कॉर्बिन कंप्लेन करता है, हमें स्टाइलिश तरीके से भागना चाहिए, पर उसका दोस्त रिटॉर्ट करता है, इस सिचुएशन में तू ये बात क्यों कह रहा है? ब्लोंड पूछता है, क्या तू नहीं था जिसने ये कहा था? लिन गुस्से से बोलता है, मैंने ये कभी नहीं कहा।
दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। कॉर्बिन सोचता है लिन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है और यंग मैन ये डिनाई करता है, पर डिस्कशन इंटरप्ट हो जाती है जब एक जबरदस्त इम्पैक्ट वॉल तोड़ देता है। क्रिएचर का हाथ स्ट्रक्चर के अंदर पियर्स करता है। लिन डॉज करता है, सोचता है अब ये ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। कॉर्बिन शॉक में आ जाता है जब क्रिएचर वॉल तोड़कर अंदर आता है और लिन का सर पकड़ लेता है जो क्रश होने के बिल्कुल क्लोज था। ब्लोंड एक बॉटल में मोलोटोव प्रिपेयर करता है। क्रिएचर उस पर ध्यान देता है। कॉर्बिन मोलोटोव फेंकता है, चिल्लाता है मेरे भाई को छोड़ दे। मॉन्स्टर अपने हाथ से आग को रोकने की कोशिश करता है और लिन को जोर से फेंक देता है। फ्लेम्स को बुझाने के चक्कर में यंग मैन ब्लड नेस्ट में क्रैश करता है और नोटिस करता है कि वेन्स उसके बॉडी से चिपक रही हैं क्योंकि वो ब्लड नेस्ट में एब्जॉर्ब हो रहा है। वो भागने की कोशिश करता है पर उसका चेहरा वेन से कवर हो चुका है और उसका हाथ भी कंज्यूम हो रहा है। लिन सिचुएशन को कर्स करता है, सोचता है कि सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा। तभी वो अपनी आंखें खोलता है अपनी छोटी हाथ से। लिन सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? पर तभी वो रूट्स की तरफ देखता है और एक अजीब चीज नोटिस करता है। एक व्हाइट आर्मर्ड ह्यूमनॉइड फिगर वहाँ ट्रैप्ड है। लिन क्वेश्चन करता है क्या ये अब तक जिंदा है? और तभी क्रिएचर अपनी आंखें खोलता है, सीधा यंग मैन की तरफ देखता है। वो शॉक में आ जाता है। इन्वायरमेंट शिफ्ट होने लगता है और लिन अपने पांव ग्राउंड पे रखता है, जानना चाहता है कि क्या हो रहा है और वो कहाँ है। तभी उसकी विजन उसके बचपन की तरफ दिखाई देती है। वो कॉर्बिन का हाथ पकड़े हुए था। ये वही नॉइजी ब्लोन था एबरड्रिन से। पर वो सोचता है कि वो किससे बात कर रहा था और नोटिस करता है कि वो खुद से ही बात कर रहा था। लिन शॉक में सोचता है क्या हम सच में दोस्त थे? क्या ये मेरी यादें हैं? पर उसका चाइल्डहुड वर्जन जोर से चिल्लाता है नहीं, तुम वो नहीं हो, मैं कर्ट का दोस्त हूँ, तुम्हारा नहीं, तू एक चोर है। लिन अचानक अपनी आंखें खोलता है, पूरी तरह वेन से कंज्यूम होने के एज पर। कर्ट अपनी हाथ से उसे खींचता है, बोलता है इस तरह मरना पैथेटिक होगा। वो मुंह को वेन से बाहर खींचता है और पूछता है क्या तू ठीक है? यंग मैन रिफ्लेक्ट करता है। वो एक ब्लड नेस्ट का खाना बनने वाला था और सोचता है कि अभी अभी क्या हुआ। पर वो क्विकली डिसाइड करता है अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, हमें अब उस जायंट का क्या करना होगा। ये फायर से डर नहीं रहा था। कर्ट दूसरा मोलोटोव उठाता है, बोलता है ये बंदा काफी टफ लग रहा है, उसे एक और ड्रिंक ऑफर करना होगा। लिन उसे इंटरप्ट करता है जल्दी मत कर, व्हाइट आर्मर्ड की फैट हाई टेम्परेचर पे जलती है पर ये मॉन्स्टर हीट एब्जॉर्ब करता है और हाई रीजनरेशन रखता है। कर्ट रियलाइज करता है लिन सब कुछ कामली एनालाइज कर रहा था जो रेयर था। वो मोलोटॉव फेंकता है, इंटेंशन पूरा मॉन्स्टर को जला देने का था जब तक वो रीजनरेट नहीं कर सकता। लिन पूछता है क्या तूने सुना नहीं? पर इस बार मॉन्स्टर फायर से डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं करता। लिन डिसाइड करता है कि उसे ब्लैक फॉर्म यूज करना होगा, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। पर कोई रिएक्शन नहीं होता, चाहे वो जितना भी कोशिश करे। तब उसे याद आता है जो डॉक्टर ने कहा था, अभी तेरे पास एनफ एनर्जी नहीं है ब्लैक फॉर्म यूज करने के लिए, इसका मतलब मैं इस चीज से लड़ नहीं सकता। पर तभी लिन एक नया थॉट महसूस करता है, शुरू से मुझे ये कुछ फेमिलियर लग रहा था। मॉन्स्टर हीट एब्जॉर्ब करता है और डॉक्टर ने मेंशन किया था कि उसका ब्लैक स्टेट भी वही करता है। तो उसे एक आइडिया आता है, तभी टेम्परेचर ग्राउंड पे जोर से हिट करता है, मॉन्स्टर फ्लाइंग हो जाता है। पिछले जन्म में फोर्ट्रेस फिर से अटैक हुआ था और एक क्रॉस के सामने वो एक स्पिरिट की शांति का इंतजार कर रहे थे। लोग 1 महीने से मर रहे थे। हमने ऑलरेडी बहुत जगह चेंज की व्हाइट आर्मर्ड वन से बचने के लिए, पर वो हमेशा हमें ढूंढ ही लेते हैं और जितना भी भागने की कोशिश ना करें हमें हमेशा ही भागना पड़ता है। वो ओल्ड जो से कहता है मुझे अब और नहीं भागना। ओल्ड मैन शॉक में आता है क्योंकि लिन मो कभी पहले ऐसे नहीं बोला था। वापस फाइट में वो रियलाइज करता है कि वो सही था क्योंकि वो एनर्जी इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर सकता था और फ्लेम्स का हीट भी एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कर्ट शॉक में पूछता है लिन तेरे पास अब हॉर्न्स क्यों है? यंग मैन ट्रांसफॉर्म होने लगता है, हाई शेफ फॉर्म शेप लेने लगता है और उसकी मुट्ठी एकदम प्योर ब्लैक में कन्वर्ट होती है। वो फुल फोर्स पंच देता है और जायंट मॉन्स्टर पीछे उड़ जाता है। कर्ट अपने आप को विंड से शील करता है और शॉक में पूछता है ये क्या हो रहा है? सिर्फ एक पंच से मेरे दोस्त ने उस मॉन्स्टर को उड़ा दिया। लिन कर्ट कॉर्बिन को बुलाता है और कहता है सुन, जो कुछ भी तूने मेरे बारे में पहले जाना था उसका अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। कॉर्बिन शॉक में, तू अब एकदम अलग दिख रहा है, ये आउटफिट कहाँ से मिला? ब्लोंड एक्सेप्ट कर चुका था कि वो अपने दोस्त को मॉन्स्टर नहीं कह सकता, पर लिन तुरंत डिनाई करता है। फिर वो टॉपिक चेंज करता है, बोलता है वो बड़ा
बड़ा बंदा टफ होने वाला है और पूछता है, कर्ट तेरे पास अब कितने मोलोटॉव्स बचे हैं? कर्ट चेक करने के लिए अपना गिटार केस खोलता है और दिखाता है कि अब तो बहुत सारे हैं। पर तभी मॉन्स्टर कॉन्शियसनेस रीगेन करता है। जो पंच की वजह से हिल गया था वो उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। कॉर्बिन पूछता है, अब हम क्या करने वाले हैं? भागेंगे? लिन सोचता है, क्या मुझे भागना चाहिए? उसके पास्ट के विजन्स उसके दिमाग में आ रहे थे, पर यंग मैन और डिटरमाइंड हो जाता है और डिसाइड करता है, अब नहीं भागूंगा मैं, क्योंकि भागना सब कुछ बोरिंग बना देता है। कॉर्बिन अपने दोस्त को देखता है, सोचता है कि वो सच्चाई में बदल चुका है और उसे एक नए निकनेम से बुलाता है, लिटिल ब्लैक। लिन रिफ्लेक्ट करता है, ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से डिफीट नहीं होने वाला। हाँ, रीजनरेटिव एबिलिटीज तो हैं, पर ये अब तक स्लो है। वो मॉन्स्टर के सर पे जोर से कदम रखता है और अपनी मुट्ठी को अटैक के लिए तैयार करता है। एक जोर का पंच देता है, मॉन्स्टर के बॉडी में बहुत सारे होल्स हो जाते हैं। लिन 1 सेकंड के लिए पीछे रिट्रीट करता है और चिल्लाता है, अब कर्ट की टर्न है। कर्ट गिटार केस में जितने भी मोलोटॉव्स थे सब एक साथ फेंक देता है। मॉन्स्टर पर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि क्रिएचर की फैट फ्लेमेबल थी। अगर वुंड डीप हो तो आग फैट को पूरा जला सकती थी, पर ज्यादा देर नहीं लगेगी रीजनरेट होने में। लिन अपने हाथ एक साथ बैंड करता है और अटैक प्रिपेयर करता है। जब तक ये जल रहा है मैं बर्न फैट की हीट एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और व्हाइट आर्मर्ड क्रिएचर की फ्लैश और ब्लड को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकता हूँ। उसका मॉन्स्टर्स फॉर्म अब और एडवांस होने लगता है। उसकी बैक पे विंग्स उगने लगते हैं और एनर्जी और ज्यादा इमेट होने लगती है। वो ग्राउंड पे एक जोर का स्टॉम्प करता है और रैपिडली एडवांस करता है, पूरे पाथ को डिस्ट्रॉय करता है अपनी एक्सप्लोजन की वजह से। लिन अपने पांव यूज करता है इम्पैक्ट रोकने के लिए। वो अपनी उंगली मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करता है और एकदम क्लोज चला जाता है, फिर अपनी उंगली मॉन्स्टर के नाक पे रखता है। काइनेटिक एनर्जी पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देती है सिर्फ एक टच से। कॉर्बिन दूर से देखता है, शॉक में पूछता है, क्या ये एक साउंड बैरियर था? लिन रिफ्लेक्ट करता है, जब तक पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुका है सबसे ज्यादा पावरफुल रीजनरेटिव एबिलिटी भी बेकार है। पर ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ कर्ट की वजह से। और हालांकि वो सस्पिशियस लगता है, वो अपने दोस्त को उठने में मदद करता है, पूछता है, तो ठीक है? पर सोचता है कि वो स्लॉपी लग रहा है, पर इडियट नहीं था। कर्ट पूछता है, तू इतना पोलाइट क्यों है? क्या हम नीचे जाने वाले हैं फिर से वही करने? लिन सोचता है, अब वो पक्का इडियट है। जब वो अपार्टमेंट में एंटर करते हैं रूम 409 में, कॉर्बिन चिल्लाता है, अब मुझे समझ आया, हम यहाँ सीड्स कलेक्ट करने आए हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। वो शौक में पूछता है, मेरे दोस्त ने कब एग्रीकल्चर सीख लिया? ये सारी चीजें कैसे मिली और ये पावर्स तूने कब हासिल की? लिन मेंटली कंप्लेन करता है, एक इडियट दोबारा मिल गया रिबॉर्न होने के बाद भी। तभी लिन के नेकलेस पे एक वॉइस आती है जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। यंग मैन शॉक में। कॉर्बिन पूछता है, ये नेकलेस तूने कहाँ से लिया? ये बहुत कूल है। मो चिल्लाता है, चुप कर, और अपनी उंगली उसके नाक पे रखता है। कॉर्बिन चिल्लाता है, तू मुझे दुख पहुंचा रहा है, मेरा ब्लड निकल रहा है। जो पूछती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? लिन पूछता है, ये नेकलेस कम्युनिकेशन के लिए है, और एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ रूम तक पहुंचने में सफल हुआ है। डॉक्टर अनाउंस करती है, मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है, वेयर हाउस में कुछ पुरानी चीज़ें मिली हैं, जैसे एक ओल्ड रेडियो स्टेशन और गार्डनिंग सप्लाईज जो एक हाउसवाइफ शायद फ्लावर्स प्लांट करने के लिए यूज करती थी। लिन पूछता है, ये गुड न्यूज़ थी? पर डॉक्टर कंटिन्यू करती है, मेरे पास एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है डॉक्टर के घर पे। लिन रिफ्लेक्ट करता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो वापस इस जगह आ गया है। कॉर्बिन कमेंट करता है, ये ट्रैशी बिल्डिंग में भी एक लैब था, और उसका दोस्त बोलता है, ये एक क्लिनिक है। पर वो सही था। जब वो कैप्सूल ढूंढ रहे थे जो डॉक्टर चाहती थी, उन्होंने एक जायंट फ्लास्क देखा और पूछा, ये किस काम आता है? ये रियल लग रहा था, और कर्ट जो कह रहा था शायद वो सच हो सकता है। डॉक्टर शायद असल में डॉक्टर नहीं है। वो बायोहैजार्ड वार्निंग देखता है और सोचता है, डॉक्टर क्या व्हाइट आर्मर को स्टडी कर रही थी? ये डॉक्टर असल में कौन है? कॉर्बिन कंप्यूटर ऑन करता है। लिन उस पर चिल्लाता है, तू क्या कर रहा है? और उसके सर पर एक जोर का हिट देता है, दूसरे लोगों के कंप्यूटर्स मत छेड़ा कर, अगर तू डॉक्टर का इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट कर देगा तो क्या होगा? कर्ट रिस्पॉन्ड करता है, मैं इडियट नहीं हूँ। लिन अचानक एक रियलाइजेशन महसूस करता है और सोचता है कि इंफॉर्मेशन ढूंढना जरूरी है। कर्ट, तू यहाँ से निकल, और उसे लैकी बुलाता है। कॉर्बिन गुस्से से रिएक्ट करता है। लिन उस पर चिल्लाता है, जा और यूजफुल सप्लाईज कलेक्ट कर। पर कॉर्बिन कहता है, मेरे गिटार को किक मत कर। वो कंप्यूटर पे बैठता है क्योंकि उसको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। लिन फाइनली इन्फॉर्मेशन ढूंढता है। उसने कंप्यूटर पे एक फोटो देखी, डॉक्टर अपनी छोटी उम्र में, और नोटिस करता है कि वो शाय लग रही थी। उसने आईडी उसके गले में देखा और समझने लगता है कि डॉक्टर उससे कुछ छुपा रही थी।
बेस डोर ओपन होती है। जो लिन को ग्रीट करता है, पूछता है तुम वापस आ गए, सब कैसा रहा? कॉर्बिन एक्सप्लेन करता है सब कुछ सही रहा। जो दूर से कन्वर्सेशन सुन रही थी लोगों को वॉच करते हुए। लिन एक्सप्लेन करता है मैं कुछ सीड्स कलेक्ट करने में सफल रहा हूँ जो रूम में थे, पर लिमिटेड फ्लोर्स होने की वजह से मैं कुछ डायरेक्ट फूड नहीं ढूंढ पाया। जो बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर लुओ द लॉन्ग सप्लाईज चोरी कर चुका था, तभी वो प्लांटिंग में मदद मांगता है। पर लिन मना कर देता है क्योंकि ओल्ड जो इंजर्ड था। जो ऑफर करता है मदद, बोलता है मुझे बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज है। फिर डॉक्टर ऑफर करती है मदद, बोलती है मुझे बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज है, मैं हेल्पफुल हो सकती हूँ। और पूछती है लिन तू नहीं सोचता कि मैं यूजफुल हो सकती हूँ? यंग मैन एग्री करता है पर डॉक्टर को सस्पिशियसली देखता है। कर्ट इंटरप्ट करता है मैं भी मदद करूंगा, पर फिर माइंड चेंज कर लेता है उनके लुक्स देखकर। लिन उस पर चिल्लाता है मैगी के साथ किड्स टेबल पर जा, क्योंकि तू मदद नहीं कर रहा। अलग बैठने के लिए फोर्स करता है। जो पूछती है उसने पहले जो रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में। लिन फ्लास्क दिखाता है, पूछता है क्या ये वही चीज है जिसका तू मेंशन कर रही थी? पर जब वुमेन फ्लास्क लेने आती है लिन एकदम पीछे हटता है और उसे रुकने कहता है। वो फ्लास्क लेने से पहले तुम एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी? मुझे पता करना होगा तू असल में कौन है। जो एक हल्की सी हंसी के साथ बोलती है तुझे अब तक समझ नहीं आया? लिन नोटिस करता है डॉक्टर के चेहरे पे एक अजीब एक्सप्रेशन है और पूछता है क्या तू इस सब को डेलिबरेटली कर रही थी? जो साइलेंट रहती है, बस मुस्कुराती है। यंग मैन सोचता है क्या कैप्सूल सिर्फ एक बेट था? क्या वो मुझे अपने घर बुलाने के लिए ये सब कर रही थी? फॉर्मर बायोकेमिकल डिपार्टमेंट एजेंट जो शुया क्या प्लान कर रही है? जो फ्लास्क उठाती है, बोलती है तू हाफ सही है, ये बेट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल की है। तुझे याद है जब तू ब्लैक फॉर्म में गया था, तू मॉन्स्टर जैसा दिखता था और मुझे लगता है कि तू इनसे कनेक्टेड है। ये ऑर्गन इस थ्योरी को री इन्फोर्स करता है। इस स्टेट में भी ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा था जैसे लिन के साथ हुआ। यंग मैन पूछता है ये सब सर्वाइवल का की कैसे है और तू अपनी आइडेंटिटी अब रिवील क्यों कर रही है? जो अपने टेस्ट सब्जेक्ट को रियश्योर करती है चिंता मत कर, क्या फूड के लिए या मदर से लड़ने के लिए? हमें प्लांटेशन प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करनी होगी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब तूने हाइड्रोपोनिक टैंक क्रिएट किया तब तू रेड लिमिट स्टेट यूज करने की सोच रहा था ताकि प्लांट ग्रोथ एक्सिलरेट कर सके। दूसरा तरीका कुछ नहीं, सब कुछ तेरे रेड लिमिट पे एंटर करने का तरीका है। पर लिन अब तक अब इतनी एनर्जी नहीं रखता कि फाइट कर सके और उस स्टेट तक पहुंच सके। चाहे वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर भी ले, वो तब भी ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके स्टोरेज ऑर्गन अब तक इतने एफिशिएंट नहीं है। अगर मैं ये ऑर्गन ऐड कर सकती हूँ तो ये ज्यादा एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन सिस्टम बन सकता है जो लिन को रेड लिमिट एंटर करने देगा। लिन सोचने के लिए 1 सेकंड लेता है, पर जो फ्लास्क उसके एब्डोमेन पे प्रेस करती है, बोलती है सर्वाइव करने के लिए तुझे इसे अपने अंदर इंसर्ट करना होगा। यंग मैन पूछता है क्या कोई रिजेक्शन रिएक्शन नहीं होगा? पर तभी ब्लैक वेन्स फ्लास्क के ऊपर स्प्रेड होने लगती है। जो पूछती है ये क्या हो रहा है? फिर वेन्स एक चेहरा फॉर्म करती है और एक इमेंस फोर्स जनरेट होती है। लिन भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। सोचता है क्या ब्लैक फ्यूरी व्हाइट आर्मर का एक पीस लेना चाहती है। फ्लास्क जमीन पे टूट जाता है और जो एनालाइज करती है कि यंग मैन का बॉडी और इंतजार नहीं कर सकता और रेड लिमिट स्टेट में एंटर करता है, जमीन पे गिरता है और तभी उसकी बैक से एक क्रिएचर इमर्ज होता है। डॉक्टर शॉक में सोचती है क्या उसका पावर सोर्स एक पैरासाइट से आता है और उसके अंदर एक इतनी बड़ी एंटिटी कैसे फिट हो सकती है? लिन सिर्फ एक हल्की सी स्माइल देता है। रेड लिमिट स्टेट में अब प्लांटेशन का वक्त है। सीडलिंग्स नेचुरली मैच्योर होती हैं और शेल्फ्स स्टेरलाइज्ड हैं, पर अब तक कुछ चीजें मिसिंग हैं। तभी उसने एक नॉइस सुनी। शेल्फ के टॉप से मैगी एक प्लांट को टच करती है और पूछती है ये इतना छोटा क्यों है? लिन बोलता है ये लेट्यूस सीडलिंग है। लिटिल गर्ल सीडलिंग के बारे में पूछती है और यंग मैन समझाता है ये एक बेबी लेट्यूस है जैसे छोटी मैगी। लड़की मना कर देती है ये सच नहीं है, मैं ज्यादा बड़ी हूँ। और फिर पूछती है लेट्यूस क्या होता है? डोरोथे आती है और बोलती है ये वो ग्रीन वेजिटेबल है जो तुम्हारे फेवरेट बर्गर में होती है। मैगी पूछती है क्या मेरी मम्मी मुझे बर्गर खाने ले जा सकती है जब पापा वापस आए? डोरोथे अपने हस्बैंड की बात करने की कोशिश करती है, पर तभी कर्ट लिन के पीछे आता है और ब्लंटली लड़की से कहता है कि उसके पापा चले गए। लिन एकदम स्पीचलेस हो जाता है, पर वो तुरंत डोरोथे के सोच को इंटरप्ट करता है और कॉर्बिन से पूछता है व्हीट सीड्स लाए हो ब्रेड बनाने के लिए?
कॉर्बिन जवाब देता है, हाँ लाया हूँ। लिन फॉलो अप करता है, टोमेटो और क्यूकम्बर सीड्स भी हैं बर्गर बनाने के लिए। फिर वो छोटी मैगी से पूछते हैं, क्या तुम्हें बर्गर चाहिए? जैसे ही छोटी लेट्यूश बड़ी हो जाएगी हम बर्गर खाएंगे। मैगी पूछती है, इसमें कितना वक्त लगेगा? लिन एक्सप्लेन करता है, अगर हम एंशिएंट ग्रीस में होते तो मैं एग्रीकल्चर का देवता होता और मेरे साथ प्लांट्स सुपर फास्ट ग्रो करते हैं। मैगी एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, ये तो बहुत कूल है। डोरोथे उन्हें शुक्रिया अदा करती है और लिन अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं अपार्टमेंट 409 का बंदा हूँ। और औरत कमेंट करती है, हम इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, अगर हम प्लांट्स फास्ट ग्रो कर सके तो हम कोल्ड और हंगर से सफर नहीं करेंगे। कर्ट बोलता है, मेरा दोस्त सुपर टैलेंटेड है, वो मजाक नहीं कर रहा था। पर लिन उसे इंटरप्ट करता है और उसे खींचता है, उसे पावर्स मेंशन करने से रोकता है और कहता है, जितना कम लोग जानेंगे उतना बेहतर होगा। कर्ट पूछता है क्यों? लिन उसे पूछने से मना करता है और उसे याद आता है जो डॉक्टर ने मेंशन किया था। वो एक सीक्रेट सर्विस प्रोजेक्ट में काम करती थी जो एक फायर फील्ड प्रोजेक्ट था। प्रोग्राम की सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई थी और इन्वॉल्व डिपार्टमेंट्स कॉन्फिडेंशियल थे एक दूसरे के लिए भी, पर वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में सफल हो गई थी। एक प्रोजेक्ट जिसमें सिविलियंस के बीच एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट किए गए, ड्रग्स, ब्रेन वॉशिंग, हिप्नोसिस यूज किया गया ह्यूमन मॉनिटर्स बनाने के लिए। NLSB कंट्री प्रोटेक्ट कर रहा था, पर उसे नहीं पता था NLSB पैरालाइज हो चुका है या नहीं और क्या NLSB मॉनिटर्स उनके बीच हैं या नहीं। पर अगर उन्होंने उसके बारे में जान लिया तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला और जितने कम लोग जानेंगे उतना बेहतर होगा। लिन एग्री करता है, बोलता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है और कर्ट के सर पे एक जोर का हिट करता है। कॉर्बिन डोरोथो के साथ दूर चलता है, बोलता है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लिन तो एग्रीकल्चर का गॉड है। यंग मैन आसपास देखता है, किसी को ढूंढ रहा था, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अकेला है। वो अपना हाथ प्लांट्स की तरफ बढ़ाता है और फोकस करने लगता है। आंखें बंद करता है और रेड लिमिट एक्टिवेट करता है, पर वो सीक्रेटली एक कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा था और वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। एक सैटेलाइट बीप करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम रीस्टोर होने का चेक किया जा रहा है और सिस्टम रीस्टार्ट होता है। सैटेलाइट को स्काई में सर्च करने के लिए कनेक्ट किया जा रहा है। लोग पूछते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ये एरिया पूरा फ्रीज हो चुका है। हमें ग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी ताकि टेरेस्ट्रियल इक्विपमेंट लोकेट कर सके। बस सिर्फ 3 ड्रोन्स अवेलेबल है, उन्हें एक्टिवेट करना होगा, पर क्योंकि बहुत ठंड थी बैटरीज जल्दी खत्म हो जाएगी। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो जल्दी कलेक्ट करनी होगी उन्हें खोने से पहले। एक एम्प्लॉय सुपीरियर से पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सुपीरियर जवाब देता है, मैं कुछ भी यूजफुल ढूंढ रहा हूँ, और टीम को बोलता है, लो रखो, शायद सर्वाइवर्स या रेस्क्यू टीम का सिग्नल मिल जाए। एक टीम मेंबर रिस्पॉन्स देता है, मेरे साइड पे अब तक कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। पर तभी उसने बिल्डिंग पे वेन्स देखे और क्लोजर जाने लगा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा वेन्स ट्रांसमिशन कैप्चर कर लेती है और तभी ड्रोन तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। मदर अपना ब्लीडिंग हाथ उठाती है। ड्रोन शॉक में पूछते हैं, ये क्या है, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, पर क्रिएचर सडनली वेन्स खींचने लगता है और लिम्ब स्ट्रक्चर के अंदर से इमर्ज होता है। पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है, लिन का रूम भी शेक होने लगता है। लिन सोचता है, क्या ये एक अर्थक्वेक है? वो जो के पास जाता है, पूछता है क्या हो रहा है, पर डॉक्टर बोलती है, बाहर देखो, लगता है हमारा वक्त खत्म हो रहा है। तो यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।